441। पूरा परिवार ठंड से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर बाहर निकला। दरअसल बर्फबारी शुरू होने के कारण उतनी ठंड नहीं थी जितनी आमतौर पर होती है। हालांकि तेज हवा चुभ रही थी। जब हवा नहीं चल रही थी तब मौसम ठीक था। जैसे ही वे बाहर निकले, बच्चे खेलने लगे और एक दूसरे का पीछा करने लगे। वे जल्द ही वांग परिवार के दरवाजे पर पहुंच गए। वांग परिवार बीजिंग का निवासी था। हालांकि उन्हें अमीर नहीं माना जाता था, फिर भी अपना घर होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। कहा जाता था कि वे यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे थे। इसी वजह से वे बहुत से लोगों को जानते थे। सीनियान ने शुरू में सोचा था कि कुछ ही रिश्तेदार और दोस्त होंगे, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह एक विशाल भोज जैसा होगा। मुख्य द्वार पर कई लोग खड़े थे। शुरू में तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर वह भावना तुरंत गायब हो गई। हालांकि वहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल मौज मस्ती करने और सुअर के वध की दावत में शामिल होने के लिए आए थे। कुछ ही लोग वास्तव में मदद कर सकते थे। उनमें से कई विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारी थे। भला वे सुअर का वध कैसे कर सकते थे? इस समय वांग परिवार इस बात पर चर्चा कर रहा था कि कौन मदद कर सकता है। जैसे ही झो परिवार पास आया, सभी ने तुरंत उनका अभिवादन किया। छोटी सी का परिवार यहाँ है। बहन वांग, उनके पति भी आए हैं। क्योंकि सोंग झाओडी के परिवार से जुड़ा मामला गलती से दाहुआन द्वारा सुलझा लिया गया था, इसलिए सीनियान का परिवार इस गली में काफी प्रसिद्ध हो गया था। कई लोगों ने ये खबर सुनी और अपने दाहुआन से मिलने चले गए। फिलहाल सभी की उनके बारे में बहुत अच्छी राय थी। पहले 10 साल पहले फैली अफवाहों के कारण हर कोई हमेशा इस गली को डरावनी मानता था और रात में इसमें चलने की हिम्मत नहीं करता था। विशेषकर सोंग झाओडी के लापता पति की घटना ने इस मामले में भयावहता का स्तर और भी बढ़ा दिया। इसलिए लोगों को लगा कि यहाँ का फेंग शुई खराब और अशुभ है। कुछ लोग जो इन चीजों को लेकर बहुत गंभीर थे, वे यहाँ से चले गए थे। जो लोग वहां से जाना बर्दाश्त नहीं कर सके, वे वहीं रुक गए। जब भी वे बाहर जाते और दूसरों से बातचीत करते, कोई न कोई उनसे जरूर पूछता, आपका घर उस भूतिया गली में है ना? खैर, ये सुनकर वे बहुत असहज हो गए। लेकिन इस मामले के सुलझने के बाद उन बातों के बारे में किसी ने बात नहीं की। कुछ लोग जो वहां से चले गए थे, वे भी वापस आ गए और गली में और भी लोग व्यापार करने लगे, जिससे वह पहले से कहीं अधिक जीवंत हो गई। उनका मानना था कि यह सब झो परिवार की बदौलत ही संभव हो पाया है। आंटी वांग जल्दी से बोलने के लिए आई। अरे बहन, कॉमरेड झो को तो काम पर होना चाहिए था, है ना? तुमने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? उसे लगा कि सीनियान ने उसे खास तौर पर इसलिए वापस बुलाया था क्योंकि उसने मदद मांगी थी और उसे बेहद खेद महसूस हुआ। सीनियान ने कहा, नहीं बहन, बूढ़े झो की कंपनी में छुट्टियां हैं। आपके जाने के तुरंत बाद वह वापस आ गए, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ आकर मदद करने के लिए कहा। बहुत बढ़िया, आपके और झो के यहाँ होने से समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। वह मुस्कुराए और उनका स्वागत करते हुए बोली, जल्दी आइए और बैठ जाइए। सीनियान उत्सुक बच्चों को लेकर अंदर चली गई। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने एक लोहे के पिंजरे में बंद एक बड़े काले सुअर को देखा। भाई देखो, ये किस तरह का सुअर है? ये काला क्यों है? मैंने कभी काला सुअर नहीं देखा। झो सेडोंग ने कहा, मैंने भी ऐसा कोई सुअर नहीं देखा। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई सुअर नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने कोई हैरानी नहीं दिखाई। उन्होंने किताबों में काले लोगों के बारे में पढ़ा था। अगर काले लोग होते हैं, तो काले सुअर में ऐसी क्या अजीब बात है? जैसे ही झो युएशिन वहां पहुंचा, उसे एक तरफ ले जाकर सुअर को मारने के तरीके पर चर्चा करने के लिए कहा गया। समूह को अभी भी असमंजस में देखकर झो युएशिन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है इसे कैसे मारना है। चिंता मत करो, सब ठीक है। आसपास के बच्चे इकट्ठा हो गए, सभी सुअर के वध को देखना चाहते थे। दूसरे बच्चे ने अपने पिता को चाकू लेकर आते देखा और तुरंत गर्व से बोला, ये मेरे पिताजी हैं, देखा आपने? ये मेरे पिताजी हैं, ये सुअर काटने में बहुत माहिर हैं। ये पहले सुअर का फार्म चलाते थे और हमारे परिवार के पास 1 लाख सुअर हैं। सीनियान ने अभी अभी 1 कप गर्म पानी पिया था। ये सुनकर उसे लगभग खांसी आ गई। दूसरे बच्चे, तुम्हारी शेखी बघाना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। कोई उससे बात करने आया। झो युएशिन के साफ सुथरे और सटीक चाकू चलाने के तरीके को देखकर वे बोले, बहनों, आपके आदमी की हरकतें कितनी साफ और सटीक हैं। मुझे लगा था कि यह बहुत झंझट वाला काम होगा। पहले जब हमारे पास कोई और चारा नहीं होता था, तो हम हमेशा कसाईखाने से लोगों को काम पर रख लेते थे। हाँ, अगर हम भविष्य में कभी सुअर का वध करें, तो क्या हम आपके आदमी को आमंत्रित कर सकते हैं? सीनियान ने कहा, अगर उनके पास समय हो तो जरूर। ये सौदा पक्का है। हम आपके आदमी को मुफ्त में काम नहीं करने देंगे, हम उसे एक बड़ा लाल लिफाफा देंगे। आंटी वांग ने वध के लिए एक निश्चित समय तय किया था। झो युएशिन को इतनी आसानी से यह काम करते देख वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने बार बार सीनियान को एक तरफ खींचकर उसकी प्रशंसा की और कहा, मैंने आपके बूढ़े झो से यह काम करवाकर सही व्यक्ति को चुना है। मेरे दामाद तो इस काम में बिल्कुल निकम्मे हैं, किसी ने भी इसे करने की हिम्मत नहीं की।
ये सुनकर पास खड़ी उसकी दोनों बेटियां नाराज हो गईं। सुअर मारने में ऐसी क्या बड़ी बात है, कोई भी हट्टा कट्टा आदमी यह कर सकता है। मेरे पति दफ्तर में काम करते हैं, उनकी तुलना कैसे की जा सकती है। हाँ, अगर मैंने किसी सुअर काटने वाले से शादी की होती तो तुम गुस्से से पागल हो जाते। वे दोनों अपने पतियों को सुअर काटने के लिए घर लाई थी और इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी, लेकिन उनकी मां ने उन्हें बेकार बताकर उनकी आलोचना की। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने पतियों की रक्षा करनी पड़ी। अचानक आंटी वांग ने ठंडी सी आवाज में कहा, ऑफिस में काम करने का मतलब है कि आप सुअर नहीं काट सकते। ये कैसी बात है, अगर वे इतने नाजुक होते हैं तो मदद करने क्यों आए। अभी अभी जब मैंने किसी से चाकू लाने को कहा तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे थे। अगर कॉमरेड जो नहीं आते तो मेरा काम देर से होता। दोनों ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। केवल तुम ही इतने सजग हो सकते हो कि सुअर को मारने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करो। आंटी वांग ने उनसे बहस करने की जहमत नहीं उठाई और जल्दी से सी नियान को धन्यवाद कहा। उनकी दोनों बेटियों की शादी को केवल 1 या 2 साल ही हुए थे और उनकी उम्र लगभग 18 या 19 साल थी, लेकिन वे देखने में लगभग सी नियान के बराबर उम्र की लगती थी। जब उनकी मां चली गई तो वे बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। आप लोग बाहर से आए हैं, है ना? क्या आपके पति आपके गृहनगर में कसाई थे? सी नियान एक पल के लिए रुकी और बोली, बिल्कुल नहीं, वह बस हर दिन बहुत सारे सुअर मारता था। दोनों के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। क्या ये किसी कसाईखाने के कसाई जैसा नहीं है? वह शायद ज्यादा पैसे नहीं कमाता होगा, है ना? सी नियान ने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं। उन दोनों को लगा कि वह बस इसे स्वीकार करने में शर्म महसूस कर रही है, अन्यथा वह बीजिंग में भटकने नहीं आती, इसलिए उन्होंने बनावटी सहानुभूति जताते हुए कहा, ये वाकई बहुत मुश्किल होगा, है ना? आज के जमाने में अगर आपके पास सिर्फ शारीरिक ताकत हो और दिमाग न हो तो गुजारा करना मुश्किल है। हालांकि मेरे पति शारीरिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी वे अपनी यूनिट में बहुत अच्छा काम करते हैं। काम न सिर्फ आसान है बल्कि वेतन भी अच्छा है। बिल्कुल सही, कड़ाके की ठंड में सुअर काटना बेहद मुश्किल होता है और उससे कुछ रुपये भी नहीं मिलते। सी नियान ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। दोनों हंस पड़े। तो अब जब आपके पति सुअर नहीं मारते तो वे क्या करते हैं? सी नियान ने कहा, वह अब मैनेजर है। अरे, दोनों चौंक गए, उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलत सुना है। आपने अभी क्या कहा? वह आदमी मैनेजर है। सी नियान ने पलकें झपकाते हुए धीरे से कहा, हाँ, कोई समस्या है क्या? दोनों अचंभित रह गए। क्या वह पहले सुअर काटने का काम नहीं करता था? वह मैनेजर कैसे बन गया? ये कैसे संभव है, एक सुअर काटने वाला मैनेजर बन जाए? मैंने तो ऐसी दुर्लभ बात कभी सुनी ही नहीं। क्या यह इतना अजीब है? सुअर काटना तो बस उसका शौक था। असल में उसका मुख्य पेशा तो एक सुअर फार्म का मालिक होना है। वो दो होश में आकर उन्होंने हल्की हंसी हंसी। आप मजाक कर रहे होंगे। अगर वह सचमुच घर पर सुअर पालन करता था और मालिक था तो वह इतनी दूर बीजिंग क्यों आया? मुझे यहाँ पढ़ाई करने आना था। वह चिंतित था, इसलिए वह मेरे पीछे पीछे आया। सी नियान ने बड़े धैर्य से समझाया। पढ़ाई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हैरानी से उसकी ओर घूरने लगे। तुम छात्रा हो? हाँ, सचमुच। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? दोनों ने संदेह से पूछा। बीजिंग विश्वविद्यालय। वो दो सी 442। सी नियान के बोलने के बाद वहां मौजूद किसी ने मदद के लिए उसे बुलाया। उसने दोनों महिलाओं के चेहरों पर दिख रहे रंगीन भावों पर ध्यान नहीं दिया और उनकी ओर चल पड़ी। दोनों काफी देर तक इंतजार करते रहे, आखिरकार वे होश में आए। उन्हें लगा कि सी नियान सिर्फ शेखी बघार रहा था। वह जिंग यूनिवर्सिटी की छात्रा है। मुझे इस बात पर विश्वास करना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। हाँ, उसके बच्चे तो पहले से ही काफी बड़े हो गए हैं। और उसका वो पति, ये तो और भी बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। एक सुअर फार्म का मालिक और एक कंपनी मैनेजर। मुझे तो वो एक सख्त मिजाज आदमी लगता है, भला वो इस तरह का दिमागी काम कैसे कर सकता है। बिल्कुल सही, मुझे लगता है कि वह बस मौके मौके पर ही बातें करती रहती है। वांग परिवार का टीवी यहाँ है, बाहर आओ और इसे हटाने में मदद करो। बाहर से किसी ने चिल्लाया। दोनों महिलाओं ने आगे सोचने की जहमत नहीं उठाई और जल्दी से कहा, आ रही हूँ। माँ, हमने आपके लिए जो टीवी खरीदा था वह आ गया है, किसी को मदद के लिए बुलाओ। माँ वांग ने जल्दी से सिर हिलाया और मदद के लिए अपने दोनों दामादों को बुलाया। जैसा कि बाद में पता चला, उन दोनों आदमियों में ज्यादा ताकत नहीं थी और अंततः डिलीवरी करने वालों ने ही उसे अंदर ले जाने में मदद की। वांग परिवार को सुअर काटते देख डिलीवरीमैन ने ओयो कहते हुए कहा, सुअर काट रहे हो, है ना? कितना मजेदार है। माँ वांग मुस्कुराई और उन्हें भोजन के लिए रुकने का निमंत्रण देते हुए बोली, आपने वाकई बहुत मेहनत की है साहब, इतनी भारी बर्फबारी में भी हमारा टीवी पहुंचा दिया। बेशक, अगर सुबह सड़कें बंद न होती तो डिलीवरी बहुत पहले हो जाती। लेकिन हम सिर्फ शहर के अंदर ही डिलीवरी कर सकते हैं, हम शहर के बाहर कहीं नहीं जा सकते। उस आदमी ने रसीद बनाई और उनसे उस पर हस्ताक्षर करवा लिए। उसकी नजर आंगन पर घूमी और अचानक कुछ देखकर उसकी निगाहें वहीं ठहर गईं।
फिर उसने अनिश्चितता से अपनी आंखें मली और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसने कुछ गलत तो नहीं देखा, आश्चर्य से चिल्लाया, राष्ट्रपति झो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? झो युएशिन उस समय सुअर के बाल खुरच रहा था। आवाज सुनकर उसने अपना सिर घुमाकर देखा। उसने देखा कि वह बिल्कुल उसकी कंपनी का डिलीवरी मैन था। वह एक पल के लिए रुका। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई खुरचनी को बगल में खड़े अपने सबसे छोटे बेटे को सौंप दिया, जो उत्सुकता से उसे देख रहा था। खड़ा हुआ और बोला, तुमने अभी तक आराम नहीं किया? उस आदमी ने तुरंत माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मालिक ने ही यह सब तय किया है। उन्होंने कहा है कि शहर के भीतर जितना सामान पहुंचाया जा सकता है, उतना पहुंचाने की कोशिश करो। आज का काम खत्म होते ही हम आराम कर लेंगे। अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी, अध्यक्ष झो। क्या आप ही यहीं आसपास रहते हैं? इतना कहने के बाद उसने तुरंत झो युएशिन को एक सिगरेट की पेशकश की। झो युएशिन ने इसे ठुकरा दिया और इसे लेने से इनकार कर दिया। मेरी पत्नी गर्भवती है, मैंने धूम्रपान छोड़ दिया है। उस व्यक्ति ने शर्मिंदगी से तुरंत उसे वापस खींच लिया और कहा, मेरी तरफ देखिए, मुझे वाकई खेद है, राष्ट्रपति झो। कोई बात नहीं, झो युएशिन ने कहा, अपना काम जारी रखो और काम खत्म होने पर जल्दी घर जाकर आराम कर लेना। जी हाँ, उस आदमी ने मीठी आवाज में जवाब दिया। किसने कहा था कि उनके राष्ट्रपति झो पहुंच से बाहर और बेहद डरावने हैं? पहले तो जब भी वह उनसे मिलता, डर जाता था, लेकिन अब जब उन्होंने सच में बात की, तो उसे एहसास हुआ कि राष्ट्रपति झो बिल्कुल भी क्रूर नहीं थे। वे तो असल में काफी अच्छे इंसान थे। जरा देखिए, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, फिर भी यहाँ लोगों को सुअर काटने में मदद कर रहे हैं। आजकल ऐसे मानवीय स्पर्श वाले बॉस दुर्लभ हैं। उस आदमी को विदा करने के बाद झो युएशिन अपना काम जारी रखने के लिए वापस मुड़ गया। वांग बहनें पहले से ही वहां अचंभित खड़ी थी। वो सचमुच एक बॉस था। ये सोचकर कि उन्होंने अभी अभी सीनियान के सामने सुअर काटने वालों का मजाक उड़ाया था, उन्हें कोई खास नहीं बताया था, और उनकी तुलना राज्य इकाइयों में काम करने वाले अपने आदमियों से नहीं की थी। दोनों बहनों की इच्छा थी कि काश वे एक गड्ढा खोदकर उसमें छिप सकती। झो युएशिन ने अपना सिर घुमाया। बच्चों का एक समूह उसके सबसे छोटे बेटे के चारों ओर जमा था और सुअर के बाल खुरचने का तरीका सीखने के लिए कतार में खड़ा था। दूसरे बच्चे ने सिखाते हुए कहा, मुझे इसका अनुभव है। मैं अपने पिताजी को सुअर के बाल खुरचते हुए देखता था। अगर खुरचने से बाल नहीं निकलते तो कोई बात नहीं, बस उबलते पानी से धो दो, बाल तुरंत निकल जाते हैं। है ना मजेदार? सभी ने वाह कहते हुए अपने मुंह खोल दिए और प्रशंसा और ईर्ष्या भरी निगाहों से उसे देखने लगे। झो जेहान, क्या आप मुझे भी कोशिश करने देंगे? मैं सुअर के बाल भी खुरचना चाहता हूँ। झो युएशिन के होंठ फड़कने लगे। वह पास गए, अपने बेटे को जमीन से उठाया और देखा कि वह बदबूदार था और उसकी आस्तीनें गीली थी, तो उन्होंने भौहें चढ़ाकर कहा, जाओ आग के पास बैठो। अगर बाद में तुम्हें सर्दी लग गई तो तुम्हारी माँ बहुत गुस्सा होंगी। दूसरे बच्चे ने अनिच्छा से खुरचनी लौटा दी। दूसरा भाई बदबूदार है। याओ याओ ने उसे भयानक बदबू के साथ वापस आते देखा और घृणा से अपनी नाक के सामने हाथ हिलाया। झो जेहान ने अपनी भीगी हुई आस्तीन को चुटकी से दबाया और चुपके से सी नियान को देखा। ये देखकर कि वह मदद करने में व्यस्त थी और उसने उसे नहीं देखा था, उसने अपनी बहन को चुप रहो का इशारा किया। आंगन में लकड़ियों की आग जल रही थी और ठंड से बचने के लिए लोगों का एक समूह उसके चारों ओर इकट्ठा था। थोड़ी ही देर में वह सूख गया, पर इस क्षण किसी ने चिल्लाकर कहा, पेट खोलो टिल्ड। झो जेहान तुरंत बच्चों के एक समूह के साथ वहां पहुंच गया। वह गर्व से अपने पिता को चाकू से सुअर का पेट चीरते हुए देख रहा था और लगातार अपने आसपास के लोगों से कह रहा था, देखो, ये मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी कुछ भी कर सकते हैं। सभी लोग उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देखते थे। झो युएशिन बहुत फुर्तीला था। सुअर के पेट के अंदर के अंगों को साफ करने के बाद उसने छुरी पकड़ी और कुछ ही झटकों में पूरे सुअर को काट डाला। मांस के हर टुकड़े को एक ही आकार में काटा गया था और पसलियों और पैरों के सभी हिस्सों को बिल्कुल सही तरीके से बांटा गया था। यह नजारा देखकर आंटी वांग अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई। वह इतना तेज था कि दूसरों की सफाई पूरी करने से पहले ही उसने काटने का काम खत्म कर दिया था। सीनियान ने खाना पकाने में मदद की और सभी ने ताजे सुअर के मांस के व्यंजनों का गर्मागर्म भोजन साझा किया। जब उन्होंने काम खत्म किया, तब दोपहर के 12 बज रहे थे। आंटी वांग ने उसके हाथों में एक लाल लिफाफा थमा दिया और उसे घर ले जाने के लिए मांस का एक टुकड़ा दिया। सीनियान शुरू में इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन इतनी शानदार मेहमान नवाजी को ठुकराना मुश्किल था, इसलिए आखिरकार वह इसे घर ले गई। झो युएशिन के कपड़े गंदे नहीं हुए, लेकिन सेकंड चाइल्ड से पूरी तरह से कच्चे मांस की गंध आ रही थी। काले सूअरों की गंध विशेष रूप से तेज थी। जब से सी नियांग गर्भवती हुई थी, उसकी सूंघने की शक्ति बहुत संवेदनशील हो गई थी, जिससे उसे इस गंध का पता लगाना मुश्किल नहीं था। दूसरे बच्चे ने सोचा कि आग पर कपड़े सूखने के बाद वह ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उसने अपना हाथ उठाया तो उस पर अभी भी पानी के दाग थे और उससे भयानक बदबू आ रही थी। सी नियान ने उसे दोष नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसे इसमें मजा आता है। वैसे भी उसे सामान ढोना था और खरीदारी के लिए जाना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए परिवार के नए कपड़े खरीदने जाने से पहले वे पहले घर जाकर उसके कपड़े बदल लेते थे।
नए कपड़े खरीदने की बात सुनते ही बच्चे उत्साहित हो गए। उनके वर्तमान मोटे कपड़े उनके पुराने गृहनगर से लाए गए थे। उनके गृहनगर का तापमान यहाँ जितना ठंडा नहीं था। हालांकि ये कपड़े पतले नहीं थे, फिर भी ये यहाँ के तापमान को सहन नहीं कर सकते थे। दूसरा बच्चा उछलता कूदता हुआ आगे दौड़ गया। आज सूअर काटने की रस्म में हिस्सा लेने के कारण वह बहुत उत्साहित था। मम्मी मम्मी, क्या हम इस साल अपने घर पर सूअर काटेंगे? उसने कुछ उत्सुकता के साथ पूछा। किसी और के घर पर कितना भी मजा क्यों ना आए, उसकी तुलना उनके अपने घर पर करने से नहीं की जा सकती। उनके परिवार ने आखिरी बार सूअर तब काटा था जब मम्मी और पापा की शादी हुई थी। उस समय उसने, शितु और कुछ अन्य लोगों ने मांस को सीख पर लगाकर भूना था और वह बहुत स्वादिष्ट था। लेकिन ये किसी और का घर था और वह कुछ मांगने में बहुत शर्म महसूस कर रहा था, इसलिए उन्हें ये बहुत अफसोसजनक लगा। सीनियान ने सिर हिलाते हुए कहा, हम इस साल एक भी जानवर की बलि नहीं देंगे। हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। मुख्य कारण ये था कि यहाँ मांस को धुएं में पकाना बहुत झंझट भरा काम था और पूरा सूअर पकाना तो बहुत ज्यादा था। वे निश्चित रूप से उसे खत्म नहीं कर पाते। नए साल के लिए बाहर से कुछ खरीदना ठीक रहेगा। झो जेहान के चेहरे पर घोर निराशा का भाव देखकर उसने कहा, अगले नए साल तक इंतजार करो। जब हम घर वापस जाएंगे तब हम एक सूअर की बलि देंगे। वास्तव में? दूसरे बच्चे ने उम्मीद भरी निगाहों से पूछा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अपने पिताजी से पूछ लीजिए। पिताजी पिताजी, क्या हम अगले साल सूअर काटेंगे? झो युएशेन ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, वाह, ये तो बहुत बढ़िया है टिल्डा। उनकी हंसमुख हंसी के बीच परिवार डिपार्टमेंट स्टोर पहुंचा। दुकान के अंदर ठंड नहीं थी और चूंकि नया साल नजदीक आ रहा था, इसलिए वहां काफी भीड़ थी। झो युशेन ने सुरक्षात्मक रूप से सिन्यान को ढाल बना लिया और बच्चों को पास रहने के लिए कहा। नव वर्ष की अवधि वह समय होता है जब मानव तस्कर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। सीनियान उन्हें कुछ डाउन जैकेट पहनाकर दिखाने ले गई। डाउन जैकेट हल्की, पतली और फिर भी गर्म थी और बच्चों को वे बहुत पसंद आई। उद्धरण चिन्ह C443। सीनियान उन्हें कुछ डाउन जैकेट पहनाकर दिखाने ले गई। जैकेट हल्की, पतली और गर्म थी और बच्चों को वे बहुत पसंद आई। माँ, ये कपड़े कितने हल्के और पहनने में आरामदायक हैं। दूसरा बच्चा इतना खुश हुआ कि वह वहीं पर उछलने कूदने लगा। इससे पहले वे जो भारी सूती गद्देदार जैकेट पहनते थे, वे न केवल बोझिल थे बल्कि उनकी गतिशीलता को भी प्रतिबंधित करते थे। अन्यथा उसकी आस्तीनें गीली नहीं होती जब तक यह आरामदायक हो। सीनियान मुस्कुराए और झो युएशेन के साथ भुगतान करने चली गई। जैकेट खरीदने के बाद उन्होंने बच्चों के लिए ऊन की परत वाली पैंट और स्नो बूट भी खरीदे। कीमत सुनकर सेकंड चाइल्ड घबरा गया और उसने तुरंत अपना रुख बदलते हुए कहा, माँ, असल में मुझे लगता है कि बड़े सूती गद्देदार जैकेट पहनने में भी काफी अच्छे होते हैं। सीनियान मुस्कुराए और अपना सिर सहलाते हुए बोली, चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पापा इसे खरीद नहीं सकते। अब जबकि उनके परिवार की जीवन स्थितियों में इतना सुधार हो चुका था, तो इस तरह की छोटी मोटी चीजों पर कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं थी। सीनियान ने अपने लिए एक ढीली, लंबी डाउन जैकेट भी खरीदी ताकि बाद में जब उसका पेट बड़ा हो जाए तो उसे कोई परेशानी न हो। वह इसे पूरी सर्दी पहन सकती थी। उसने झो युएशेन के लिए भी एक काले रंग का जैकेट चुना। परिवार ने काफी सारा सामान खरीदा, छोटे बड़े थैले उठाए हुए थे। सौभाग्य से बच्चे अपना सामान खुद उठा सकते थे, नहीं तो झो युएशेन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न होता, वह ये सारा सामान नहीं उठा पाता। घर लौटते समय उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति आतिशबाजी और पटाखे बेचने का स्टॉल लगा रहा था। कीमतें बहुत ज्यादा नहीं थीं। नए साल के आने पर इन चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। ये देखकर कि बच्चे उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे, सीनिया ने नए साल के लिए काफी सारे खिलौने खरीद लिए। कपड़े खरीदने के बाद झो युएशेन दोपहर में नए साल का सामान खरीदने के लिए फिर से बाहर गई। परिवार लगातार कई दिनों तक बहुत व्यस्त रहा। नए साल की पूर्व संध्या पर बच्चे सुबह सुबह ही वसंत ऋतु की दुहें चिपकाने के लिए जिद करने लगे। सीनियान भी सुबह जल्दी उठकर तांग्युआन और पकौड़ी बनाने लगी। भरावन की तैयारी एक रात पहले ही कर ली गई थी। झो युशिन ने सुबह सुबह मधुकोश के आकार की लकड़ियों और एक छोटे से अंगीठी में आग जलाई। जैसे ही आप बैठक कक्ष में दाखिल हुए, वहां की गर्मी बेहद सुखद थी। क्योंकि सर्दियों में बहुत ठंड होती थी, इसलिए गर्मी को बाहर निकलने से रोकने के लिए खिड़कियों को प्लास्टिक रैप से सील कर दिया जाता था, जिससे घर बहुत आरामदायक रहता था। सीनियान को घर के अंदर बस एक मुलायम पजामा पहनने की जरूरत थी। वह मेज पर बैठकर पकौड़ी लपेट रही थी और तांग्युआन बना रही थी। ये आम गोल तांग्युआन नहीं थे, बल्कि मीठे आटे के गोले थे जिन्हें उनके गृहनगर में नए साल पर खाना अनिवार्य था। उसने मूंगफली, तिल और सफेद चीनी से भरा एक खुद तैयार की, जो हर निवाले के साथ मीठे रस से भरपूर थी। याओयाओ ने आटे का एक टुकड़ा उठाया और अपनी माँ से उसे लपेटना सीखने की कोशिश करने लगी। काफी देर बाद भी आटा पूरी तरह से बेतरतीब हो गया और वह उसे लपेटने में कामयाब नहीं हो पाई। सीनिया ने गौर किया कि हालांकि यह बच्ची होशियार थी और चीजें जल्दी सीख लेती थी, लेकिन वह इस तरह का शारीरिक काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। शायद वह आरामदेह जीवन जीने के लिए ही पैदा हुई थी।
अपनी बेटी के गुलाबी से नन्हे चेहरे को देखकर सीनियान की आंखें अनायास ही कोमल हो गईं। दूसरा बच्चा बाहर से वसंत ऋतु की 2 पंक्तियां लेकर अंदर आया। माँ, माँ, इसे कहाँ चिपकाना है? सीनियान ने गौर से देखा और कहा, ये कागज से कटा हुआ निशान है, इसे खिड़की पर लगाएंगे। और ये फॉर्चून का निशान सामने के दरवाजे पर लगाएंगे, लेकिन इसे उल्टा चिपकाना होगा। उल्टा क्यों? क्या तब हम शब्द को पढ़ नहीं पाएंगे? कुछ वर्षों तक स्कूल जाने के बावजूद दूसरे बच्चे ने, जिसमें अभी भी वास्तविक सांस्कृतिक परिष्कार की कमी थी, यह आत्ममंथन वाला प्रश्न पूछा। सीनियान को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उल्टा शब्द का उच्चारण पहुंचना शब्द से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो भाग्य उल्टा का मतलब है भाग्य आ गया है, समझे? दूसरे बच्चे को अचानक बात समझ आ गई। अब मुझे समझ आ गया, तो इसका यही मतलब है। टेप का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जो युवेशन ने आटे का पेस्ट भी बना लिया। दोनों बच्चे वहां तक पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें चिपकाने का काम उसी ने किया। दूसरा बच्चा अभी भी वहीं खड़ा था और उसे आदेश दे रहा था, ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। पापा कितने अनाड़ी हैं। जब जो युवेशन सौभाग्य के प्रतीक फू अक्षर को चिपका रहे थे, तो छोटा लड़का डर गया कि उसके पिता को इसका कारण समझ नहीं आएगा, इसलिए उसने उन्हें याद दिलाया, पिताजी, इसे उल्टा चिपकाना है। माँ ने कहा था कि इसे उल्टा चिपकाने से सौभाग्य आने का आभास होता है। जो युवेशन ने ठंड से लाल हो चुके उसके छोटे से चेहरे को चुटकी से दबाया और अक्षर को ठीक से चिपका दिया। बारीक कामों में माहिर झो जेडोंग एक तरफ लालटेनें जोड़ रहे थे। काम पूरा होने पर वे उन्हें लेकर आए और झो युवेशन ने उन्हें दरवाजे पर टांग दिया। उत्सवपूर्ण लाल रंग और बर्फ से ढका आंगन मिलकर एक बेहद खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। तैयार काम को देखकर दूसरे बच्चे ने संतुष्टि से सिर हिलाया। मैंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे जश्न मनाने के लिए एक पटाखा फोड़ना चाहिए। झो युशेन और झो जेडोंग ने मन ही मन सोचा कि ऐसा लगता है कि वह लगातार बकबक ही करता रहता है। दूसरे बच्चे को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे। वह तुरंत घर के अंदर भागा, अपनी माचिस निकाली और वापस बाहर आकर घोषणा की कि वह उन्हें जलाने जा रहा है। जैसे ही उसने एक पटाखा जलाकर उछाला, चेन हाउरान कुछ सामान लेकर कोने से बाहर निकला। संयोगवश पटाखा ठीक उसके कपड़ों के अंदर जा गिरा। चेन हाउरान ने कहा, बहन, ये क्या है? उसने नीचे देखा, उसके कपड़ों से धुआं निकल रहा था। आह! आंगन में दूसरे बच्चे को सजा के तौर पर कोने में खड़ा कर दिया गया था। चेन हाउरान ने अपने कपड़ों में छेद देखा, फिर सजा पाए दूसरे बच्चे को देखा और बेजान हंसी हंस पड़ी। कोई बात नहीं, बहन सीनियान। छोटे हान ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। सीनियान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चाहे जानबूझकर किया हो या नहीं, इस तरह का व्यवहार गलत है। अच्छा हुआ कि यह तुमने किया। अगर कोई और होता, तो अब तक शायद उसने उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी होती। चेन हाउरान अवाक रह गई। अच्छा हुआ कि वो वही था, कहने का उसका क्या मतलब था? क्या सिर्फ इसलिए कि वह व्यक्ति था, इसका कोई महत्व नहीं रह गया। उसे पता होना चाहिए कि उसकी यह नई जैकेट लिमिटेड एडिशन थी और इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उसने इसे आज खास तौर पर दिखाने के लिए पहना था, लेकिन उसके दरवाजे से अंदर कदम रखने से पहले ही उसमें एक छेद हो चुका था। लेकिन संयोगवश वह उस प्रकार का व्यक्ति था जो बच्चों के प्रति द्वेष रखना पसंद नहीं करता था। उसने गहरी सांस ली। शॉर्टकट लेने में कुछ हद तक मेरी भी गलती है, वरना वह मुझे देखने से चूक नहीं पाता। उसने छोटा रास्ता चुना था, ये सोचकर कि वह पास होगा। किसे पता था कि जैसे ही वह बाहर कदम रखेगा, एक जलता हुआ पटाखा उसकी बाहों में आ गिरेगा। सौभाग्यवश इस प्रकार का पटाखा बहुत शक्तिशाली नहीं था। उस घटना को याद करते हुए चेन हाउरान को अब भी एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। छोटे हान, जल्दी करो और अपने चाचा चेन से माफी मांगो, सीनियान ने लड़के को घूरते हुए कहा। चाचा चेन हाउरान असमंजस में थे। मैं मामा कैसे बन गया? वह उस बच्चे से लगभग 7 या 8 साल ही बड़ा था, है ना? सीनियान ने उसकी ओर आंखें घुमाई। तुम मुझे बहन कहते हो और वह मेरा बेटा है। अगर वह तुम्हें चाचा नहीं कहता, तो क्या उसे तुम्हें भाई कहना चाहिए? चेन हाउरान का चेहरा बिगड़ गया। तो चाहे वे एक दूसरे को किसी भी तरह से संबोधित करते हो, अंततः नुकसान उसी को उठाना पड़ता था। अंकल चेन, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। दूसरे बच्चे ने आज्ञाकारी भाव से कहा। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको दोष नहीं देता, चेन हाउरान ने जल्दी से कहा। दरअसल उन्हें छोटे भाई बहन काफी पसंद थे, खासकर सीनियान की सबसे छोटी बेटी, जो एक छोटे से पकौड़े की तरह गोल मटोल और प्यारी थी। पिछले वर्षों में जब उसके माता पिता उसे रिश्तेदारों को सामान पहुंचाने के लिए कहते थे, तो यह उसके लिए जीवन मांगने जैसा होता था। आज वह स्वेच्छा से आने के लिए तैयार हो गया था, ये कहते हुए कि वह नए साल का सामान पहुंचाने आया है। इस समय वह काफी सारे छोटे बड़े बैग लिए हुए था। सीनियान को इतनी जल्दी नए साल की बधाई देने आने की उम्मीद नहीं थी। वह अंदर गई, एक लाल लिफाफा तैयार किया और उसे चेन हाउरान को सौंप दिया। उसके अचंभित चेहरे को देखकर वह मुस्कुराए और बोली, यह एक बड़े बुजुर्ग की बात है, इसलिए शिष्टाचार मत दिखाओ और इसे स्वीकार कर लो। चेन हाउरान के होंठ फड़कने लगे।
सी नियान ने जाकर उसके लिए मीठे आटे से बनी सूप की एक कटोरी भी बनाई। चेन हाओरान को लगा कि झोउ परिवार में हर चीज बेहद स्वादिष्ट होती है। अपने घर के विपरीत, जहां नववर्ष में किसी प्रकार की गर्माहट या जीवंतता नहीं थी, वे या तो किसी होटल में जाते थे या दाई से खाना बनवाते थे। सब कुछ पहले से तय था, नववर्ष का माहौल बिल्कुल भी नहीं था। जब सी नियान ने उसे दोपहर के भोजन के लिए रुकने को कहा, तब भी उसने मना कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें अभी एक और घर देखना बाकी है। सी नियान के पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी दोपहर बाद झो युइशिन ने मुर्गियां काटकर, मछलियां साफ करके और सुअर के पैर पकाकर खाना तैयार करना शुरू कर दिया। साथ ही उसने अच्छी मात्रा में समुद्री भोजन भी खरीदा था। पूरा परिवार नववर्ष की पूर्व संध्या के भोजन की तैयारी में व्यस्त था। सी 444 जून की बीजिंग में यह उनका पहला चीनी नववर्ष था, इसलिए सी नियान और झो युइशिन ने बहुत सी चीजें तैयार की थीं। वे इस समय बेहद व्यस्त थे। बच्चे भी बहुत खुश थे। ये पहली बार था जब उन्होंने पूरे परिवार के साथ मिलकर नए साल का जश्न मनाया। पिछले साल वे अपनी दादी के घर गए थे, जो एक बिल्कुल अलग अनुभव था। सी नियान ने घर के बने कई व्यंजन पकाए, जो उनके गृहनगर में बच्चों के पसंदीदा व्यंजन हुआ करते थे। बड़ी मेज खाने से पूरी तरह भरी हुई थी। सी नियान ने बच्चों को व्यंजनों के पीछे छिपे शुभ अर्थों के बारे में बताया। ये साल दर साल समृद्धि के लिए है, ये सौभाग्य और खुशहाली के लिए है, ये हर दिन उन्नति के लिए है, और यह धन की वृद्धि के लिए है। उन्होंने एक के बाद एक 7-8 व्यंजन बताए। बच्चों के उत्सुक भाव देखकर सी नियान मुस्कुराई और बोली, जल्दी करो और अपने पापा से पटाखे तैयार करने को कहो। हम उन्हें जलाने के तुरंत बाद खाना खाएंगे। दूसरा बच्चा खुशी से चिल्लाया और अपने पिता को ढूंढने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़ा। पापा, पापा, मम्मी कहती हैं कि पटाखे जलाने और खाना खाने का समय हो गया है। वह झो युएशेन को बाहर से खींचकर घर के अंदर ले आया। उसकी धीमी चाल देखकर लड़के ने चाहा कि काश वह भी उसके लिए चल पाता। दूसरा बच्चे ने अलमारी से पहले से खरीदे हुए पटाखे निकाले और उन्हें पापा को दे दिए। पापा, आप इन्हें जलाए। माँ ने उसे बताया था कि वह अभी बहुत छोटा है। छोटी माचिस की तीलियों के विपरीत, ये पटाखे बहुत शक्तिशाली थे और बच्चों को इन्हें नहीं जलाना चाहिए। इसलिए उसे अपने पिता को ये काम करने देना पड़ा। झो युएशेन ने हाथ बढ़ाया, उन्हें उठाया और बाहर चले गए। सी नियान और बच्चे उसके पीछे पीछे बाहर चले गए। अब तक हर जगह पटाखों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो चटकने और फूटने की आवाजों से एक जीवंत वातावरण बना रही थी। आखिरकार उनके परिवार की बारी आई और दूसरा बच्चा इतना उत्साहित था कि वह लगभग उछल रहा था। भाई, भाई, देखो, हमारा परिवार पटाखे फोड़ रहा है। बहन, बहन, जल्दी इधर आओ। उसने याओ याओ के कान ढकने में मदद की। झो युएशेन ने पटाखे जलाए। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर लगातार तेज आवाजें गूंज उठी। वाह, पटाखे फोड़ना! दूसरे बच्चे ने जोर से खुशी जाहिर की। उस उत्साहित लड़के की तो बात ही छोड़ी, बगल में खड़े झो जेडोंग के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी। अपने दूसरे भाई को इतना खुश देखकर याओ याओ भी उसके साथ उछल पड़ी और अपनी मधुर आवाज में बोली, पटाखे फोड़ रहे हैं। अभी 6 बजे भी नहीं बजे थे, लेकिन जून की सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसलिए बाहर पहले से ही धुंध छाई हुई थी। पटाखे जलाने के बाद परिवार अंदर चला गया। वसंत उत्सव समारोह का प्रसारण शुरू हो चुका था। सी नियान ने टीवी चालू किया और समारोह के कार्यक्रम स्क्रीन पर छा गए। वे नव वर्ष की पूर्व संध्या पर भोजन करने के लिए मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हुए कार्यक्रम सुन रहे थे। दूसरे बच्चे ने कोला निकाला, पहले खुद के लिए पूरा गिलास भरा और फिर बाकी सबके गिलास भर दिए। यह कोला महंगा था, सड़क पर बिकने वाले सस्ते सोडा के विपरीत, जिन्हें पीकर पेट खराब हो जाता था। सभी बच्चों को ये बहुत पसंद आया। परिवार के रूप में अपना दूसरा नया साल एक साथ मनाने के लिए, और अब से हर साल एक साथ रहने और फिर से मिलने के लिए। सी नियान ने अपना गिलास उठाया और बच्चों ने तुरंत उसका अनुकरण किया। झो युएशिन ने कोमल आंखों से उसकी ओर देखा। परिवार ने गिलास आपस में टकराए और फिर बच्चे अपना सिर खाने में डुबो बैठे। जब भी वह बच्चों को खाते हुए देखती, सी नियान को अपनी भूख बढ़ती हुई महसूस होती क्योंकि वे इतने चाव से खाते थे। इससे उसे, जिसे आमतौर पर ज्यादा भूख नहीं लगती थी, थोड़ा ज्यादा खाने को मिला। रात के खाने के बाद सी नियान ने अपनी जेब से लाल लिफाफे निकाले और बच्चों को दे दिए। ये छोटे डोन के हैं, ये छोटी हान के हैं, और ये तुम्हारी बहन के हैं। तुम इन्हें तभी खोल सकते हो जब तुम बाद में सोने जाओगे, सी नियान ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। बच्चे उत्साह से अपने लाल लिफाफे पकड़े हुए एक दूसरे को देख रहे थे। झो सेडोंग ने शर्माते हुए कहा, धन्यवाद माँ। माँ, माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं, दूसरे बच्चे ने बहुत जोर से कहा। माँ सबसे अच्छी हैं, याओ याओ ने कहा। सी नियान ने उनके सिर पर थपथपाया। तभी बच्चों की निगाहें अचानक एक तरफ बैठे झो युएशिन की ओर गईं। झो युएशिन इतना नखरे वाला नहीं था और सी नियान की तरह कोई चौंकाने वाली बात नहीं करता था। उसने बस अपनी जेब से पैसों का एक बंडल निकाला, उसे गिना और उन दोनों को 10-10 युआन के 2-2 नोट दे दिए। दूसरा बच्चा जैसे ही उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि झो युएशिन ने अपना रुख बदल लिया। दूसरा बच्चा बेबसी से देखता रहा और उसने पैसे सी नियान को दे दिए।
अपनी माँ से कहो कि इसे संभाल कर रखे, जब तुम्हें जरूरत होगी वह तुम्हें दे देगी। उस दौर में कई श्रमिक वर्ग के लोग महीने में केवल 30 युआन के आसपास ही कमाते थे। किसी बच्चे के पास 20 युआन रखना वास्तव में असुरक्षित था। सी नियान को खांसी आई। हाँ, इतने सारे पैसे अपने हाथों में रखना सुरक्षित नहीं है। माँ को रखने दो और कल मैं तुम्हें खिलौने खरीदने ले जाऊंगी। बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर मम्मी इसे पकड़ लेंगी। माँ, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मैं पैसे बचाकर अपने छोटे भाई के लिए नए कपड़े खरीदना चाहता हूँ, दूसरे बच्चे ने कहा। सीनियान का दिल उसकी बातों से खुश हो गया। ठीक है, माँ इसे तुम्हारे लिए संभाल कर रखेंगी। फिर झो युएशेन ने अपनी जेब से एक लाल डिब्बा निकाला। सीनियान ने उस पर नजर डाली और पाया कि उस पर चीन का सोना के 4 अक्षर लिखे हुए थे। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई। झो युएशेन को खांसी आ गई। हालांकि उसने पहले भी कई बार उसे उपहार दिए थे, फिर भी वह थोड़ा घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं उसे उपहार पसंद न आए। लेकिन उसने पहले ही वो सारी अंगूठियां, इत्र, जेड के कंगन और मोतियों के हार खरीद लिए थे जो सी नियान को पसंद थे। इस बार उन्होंने विशेष रूप से चेन नान से पूछा कि उनकी पत्नी को आमतौर पर कौन से उपहार पसंद आते हैं। चेन नान ने बताया कि उनकी पत्नी को सोना खरीदने के अलावा कोई और शौक नहीं था। वह सोना खरीदती थी, भले ही वह उसे पहनती न हो। तभी झो युएशेन को याद आया कि सी नियान ज्यादा सोना नहीं खरीदती थी। उसने उसे सोने का कंगन और सोने का ताला खरीद कर दिया। न्यानियन, इसे पहनकर देखो और बताओ कि तुम्हें पसंद आता है या नहीं। उसने इसे सी नियान को सौंप दिया। सी नियान ने जिज्ञासा भरे लहजे में कहा, यह क्या है? सोना। हाँ, एक कंगन और एक सोने का ताला। अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो आप इन्हें बदलवा सकते हैं। सी नियान मन ही मन बहुत खुश हुई। भला सोना किसे पसंद नहीं होगा। उसने उसे खोला तो उसमें एक ठोस सोने का ताला और एक डिजाइनदार कंगन दिखाई दिया। वे काफी भारी थे, इस पर काफी पैसा खर्च हुआ होगा। ये पैटर्न नाजुक और बेहद खूबसूरत थे। उसने सोने का कंगन अपनी कलाई में पहन लिया। उसकी गोरी त्वचा पर सोने का कंगन और भी निखर रहा था, जिससे वह बेहद सुरुचिपूर्ण और धनी प्रतीत हो रही थी। इसे पहनने में मेरी मदद करो, उसने झो युएशेन को पुकार कर कहा। झो युएशेन खड़ी हुई और उसने वह हार उसे पहना दिया। उसने उसे गले में डालने से पहले अपने हाथों से रगड़कर गर्म भी किया ताकि वह ज्यादा ठंडा न लगे। सीनियान ने बार बार आईने में खुद को देखा, फिर बच्चों की ओर मुड़ी। क्या तुम अच्छी लग रही हो? बच्चों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। यह अच्छा लग रहा है। माँ हर चीज में अच्छी लगती हैं। ये सोचकर कि आज नव वर्ष की पूर्व संध्या है, सीनियान ने विशेष रूप से अपने कपड़े बदले और मेकअप किया। उसने जो लिपस्टिक लगाई थी, उससे उसका चेहरा बेहद स्वस्थ और दमकता हुआ दिख रहा था। उसने मोतियों का हार और अंगूठियां भी पहन रखी थी जिन्हें वह आमतौर पर नहीं पहनती थी। अब सोने के कंगन और सोने के हार के जुड़ने से उसे ऐसा लग रहा था मानो वह सिर से पैर तक गहनों से ढकी हुई हो। इसे थोड़ा हास्यास्पद पाते हुए उसने झो युएशेन से उन्हें उतारकर फिलहाल एक तरफ रख देने को कहा। झो युएशेन ने उन्हें उतार दिया और उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें ये पसंद है? सीनियान ने सिर हिलाया। बेशक मुझे ये पसंद है। ये बहुत खूबसूरत हैं। धन्यवाद, झो युएशेन। झो युएशेन ने अपना सिर सहलाया। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। सीनियान ने अपनी जेब से एक लाल लिफाफा निकाला और उसे देते हुए कहा, मैंने सोचा था कि चूंकि आपके सारे पैसे मेरे पास हैं, इसलिए मैं आपको एक बड़ा लाल लिफाफा दूंगी। आखिर हमारे लाओ झो आज पूरे दिन भागदौड़ में व्यस्त रहे और उन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन ये देखकर कि आपके पास सोने का हार और सोने का कंगन खरीदने के लिए भी पैसे हैं, मुझे ये छोटा सा लाल लिफाफा निकालने में थोड़ी शर्म आ रही है। झो युएशेन थोड़ा हैरान रह गया। जब उसे उसकी बात समझ में आई तो उसे यह नहीं पता था कि वह हंसे या रोए। कितना दिलचस्प है। ये पहली बार था जब किसी ने उसे लाल लिफाफा देने के बारे में सोचा था। सी 445। उनका न्यानियन सचमुच आश्चर्यों से भरा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, मायने तो भावना रखती है और अपनी भावनाओं को जाहिर करना हमेशा जरूरी है। उसने उसका हाथ थामकर उस पर धीरे से चुंबन किया। बच्चे और देख पाने में असमर्थ होकर दूसरी ओर देखने लगे। उनके माता पिता एक साथ बैठ ही नहीं पाते थे। जब भी वे बैठते तो आखिरकार एक दूसरे के प्रति स्नेह जताने लगते थे। छी टिल्ड टिल्ड टिल्ड। लाल लिफाफे मिलने के बाद बच्चे आतिशबाजी करने के लिए बेताब हो गए। सीनियान और झो युएशेन उन्हें आतिशबाजी करने के लिए बाहर ले गए। आतिशबाजी के बाद ठंड लगने पर सीनियान दौड़कर अंदर बैठ गई। उसने अपने ऊपर एक छोटा कंबल ओढ़ लिया, छोटी सी आग की भट्टी के पास बैठकर खुद को गर्म किया और वसंत उत्सव का कार्यक्रम देखने लगी। थोड़ी देर बाद बच्चे खिलखिलाते हुए अंदर आ गए और उसके बगल में आकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि वे नए साल का स्वागत करने के लिए देर रात तक जागना चाहते हैं। सीनियान मुस्कुराए और सहमत हो गई। पूरा परिवार सोफे पर बैठ गया और रात भर जागने की योजना बना रहा था। हालांकि 9 बजने से पहले ही उनकी पलकें एक एक करके झुकने लगी थी। याओ याओ सबसे पहले हार मानकर अपने पिता की बाहों में सो गई। झो युएशेन अपनी बेटी को वापस उसके कमरे में सोने के लिए ले गया। तभी उसने देखा कि दूसरा बच्चा सीनियान की गोद में आराम से सो रहा है।
अपनी कम उम्र के बावजूद वह इतनी जोर से खर्राटे ले रहा था कि मानो आकाश भी हिल जाए। किसे पता था कि उसे यह बुरी आदत कब लग गई थी। बच्चे को सर्दी लगने के डर से वह उसे उठाकर उसके कमरे में ले गया। दूसरा बच्चा अब भी अपने लाल लिफाफे को कसकर पकड़े हुए था और नींद में बुदबुदा रहा था, हे पकौड़ी खा रहा हूँ टिल्ड टिल्ड। झो युएशेन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने कंबल ओढ़कर खुद को ढक लिया, फिर अपने बड़े बेटे को, जिसका सिर नींद से हिल रहा था, सोने के लिए कहने गया। अब अंत में केवल वे दोनों ही बचे थे। सीनियान के लिए रात भर जागना पहले कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस युग में आने के बाद से देर रात तक जागने की उसकी बुरी आदत पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अब उसे थोड़ी नींद भी आ रही थी और वह बार बार जम्हाई ले रही थी। गर्भावस्था के कारण उसे कभी कभी आधी रात को भूख लग जाती थी, इसलिए उसने झो युएशेन को कुछ खाने के लिए भेज दिया। झो युएशेन रसोई में गई और कुछ पकौड़े उबाले। दोनों ने बारी बारी से एक दूसरे को निवाला खिलाते हुए उन्हें खत्म कर दिया। वे आखिरकार आधी रात तक जागते रहे, लेकिन सीनियान सबसे पहले सो गई और पूरी तरह से नींद में डूब गई। असहाय झो युएशेन केवल झुककर सीनियान को उठा सका, उसे बेडरूम में ले गया और उसे बिस्तर पर सुला दिया। पिछली रात देर से सोने के कारण सीनियान अगले दिन देर तक सोना चाहती थी, लेकिन सुबह सुबह पटाखों की तेज आवाज हर तरफ गूंज रही थी, जिससे उसकी नींद उड़ गई। आखिरकार उसे बिस्तर से उठना ही पड़ा। उन्होंने कल बहुत सारा खाना बनाया था, इसलिए आज उन्हें बस बचे हुए खाने को भूनकर गर्म करना था और खाना तैयार हो जाता। सीनियान हठपूर्वक भोजन के समय तक बिस्तर पर लेटी रही और अंत में उठी। सीनियान को उठते देख दाहुआन के साथ बच्चे बर्फ से ढके हुए बाहर भागे। माँ, नव वर्ष की शुभकामनाएं। सुप्रभात माँ। भौंक 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 टिल्ड टिल्ड। सीनियान मुस्कुराए और बोली, नया साल मुबारक हो। दूसरे बच्चे ने उसे खींचते हुए कहा, माँ जल्दी देखो, हमने बहुत सारे बर्फ के पुतले बनाए हैं। सीनियान अपने बेटे के पीछे पीछे बाहर गई। ठंडी हवा के एक झोंके से वह कांप उठी और उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई। दरवाजे पर कई टेढ़े मेढ़े बर्फ के पुतले बड़े करीने से ढेर लगे हुए थे। बस बात यह थी कि वे देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। दूसरे बच्चे ने दो बड़े स्नोमैन की ओर इशारा करते हुए उनका परिचय कराया, ये पापा हैं और ये मम्मी हैं। फिर उसने उनके बगल में बने छोटे स्नोमैन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये बड़े भाई हैं, मैं हूँ, और हमारी छोटी बहन है। उनके बगल में एक बेढंगी सी आकृति थी। सीनियान ने उत्सुकता से पूछा, ये क्या है? दूसरे बच्चे ने कहा, माँ ये दाहुआंग है। क्या आप पहचान नहीं पाई? सीनियान लगभग अपनी ही लार में डूब गई और यह न जानते हुए कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, बोली, ये बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। बच्चे तुरंत खुशी से खिलखिला उठे और हंसने लगे। उसी क्षण बाहर बर्फ के गोले से खेल रहे किसी अज्ञात बच्चे ने एक बर्फ का गोला फेंका जो धड़ाम से सीधे एक बर्फ के पुतले के सिर पर जा गिरा। अरे, मेरा सिर धड़ से अलग हो गया। दूसरे बच्चे ने हैरानी से कहा। वह तुरंत गुस्से में दौड़कर आया और आंगन में खड़ा होकर बाहर खड़े लोगों पर बर्फ के गोले फेंकने लगा। भाई, मेरी मदद करो, मैं उन्हें हरा नहीं सकता। झो जेहान ने अपना सिर घुमाकर अपने बड़े भाई से मदद मांगते हुए बर्फ के गोले बाहर की ओर फेंके। अप्रत्याशित रूप से झो जेडोंग मुड़ा और चला गया। ये देखकर कि उसके भाई को भाग लेने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, दूसरा बच्चा बहुत क्रोधित हो गया और मुड़कर अपने भाई के नितंबों पर बर्फ का गोला फेंक दिया। झो जेडोंग रुका और तुरंत पीछे मुड़ गया। दूसरे बच्चे को फेंकते ही पछतावा हुआ और उसने तुरंत, मुझे पता है मैंने गलती की, वाला भाव बना लिया। लेकिन अगले ही पल उसके भाई ने बर्फ का गोला बनाया और उसे उसकी ओर फेंक दिया। दोनों भाई आंगन में एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकने लगे। ये देखकर याओ याओ भी लड़खड़ाते हुए बर्फ में कदम रखते हुए दौड़ पड़ी। मैं भी खेलना चाहती हूँ, मैं भी खेलना चाहती हूँ भाइयों। ही हो, उसने एक बर्फ का गोला फेंका, लेकिन वह लगभग 30 सेंटीमीटर ही उड़ पाया और नीचे गिर गया, और उस गति के कारण वह खुद बर्फ में अपने नितंबों के बल गिर पड़ी। यह नजारा देखकर सीनियान अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने भी थोड़ी बर्फ उठाए और बच्चों के साथ खेल में शामिल हो गई। परिणाम स्वरूप धड़ाम से उसने एक गेंद सीधे झो युएशिन पर फेंक दी, जो अभी अभी बाहर से लौट रहा था। झो युएशिन के अलावा चेन परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। चेन परिवार नव वर्ष के उपलक्ष्य में मिलने के लिए सुबह सुबह आया था, लेकिन उनकी कार अंदर तक नहीं जा सकी, इसलिए झो युएशिन उनका सामान उठाने में मदद करने के लिए उनके पास गया था। अब बर्फ से ढका होने के कारण वह थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था। चेन नान एक तरफ खड़ी थी, हंसना चाहती थी लेकिन शर्मिंदगी के मारे हंस नहीं पा रही थी। अपने होठों को काटते हुए ये स्पष्ट था कि वह अपनी मुस्कान को दबाने की बहुत कोशिश कर रहा था। सीनियान को मेहमानों के आने की उम्मीद नहीं थी। वह थोड़ी असहज महसूस करते हुए सीधी खड़ी हो गई। अरे भाई चेन, बहन म्याओ, आप भी यहाँ हैं? कृपया अंदर आइए। म्याओ चुनहुआ मुस्कुराई और बोली, मैं सोच रही थी कि इतनी दूर से मुझे खिलखिलाहट की आवाज क्यों सुनाई दे रही है। पता चला कि तुम लोग खेल रहे थे। सीनियान ने अपना सिर खुजाया, तभी उसे याद आया कि चेहरा धोने का मौका मिलने से पहले ही उसका बेटा उसे बाहर खींच ले गया था। इस समय उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने मोटे पजामे पहने हुए थे, जिससे वह बेहद अस्त व्यस्त दिख रही थी।
इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब परिवार के लोग अंदर आए तो उनके चेहरे पर इतने अजीब भाव थे। झो युएशिन ने मेहमानों को घर के अंदर ले जाकर उनका सामान रखा। फिर वह सी नियान के पास गए और पूछा, तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? बाहर बहुत ठंड है। उसने सी नियान के शरीर पर चिपकी बर्फ को झाड़ दिया। उसे डर था कि कहीं उसे सर्दी न लग जाए। कई बर्फ के गोले बनाने के कारण सी नियान के हाथ ठंड से जम गए थे और एकदम लाल हो गए थे। झो युएशिन ने उनके हाथों को अपनी हथेलियों में लिया और उन्हें गर्म करने के लिए रगड़ा। सी नियान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं कपड़े बदल लेती हूँ। तुम जाओ और मेहमानों का मनोरंजन करो। झो युएशिन ने सहमति व्यक्त की। सी नियान ने नए कपड़े बदले, अपने बालों का जूड़ा बनाया और वापस बाहर चली गई। तभी पता चला कि चेन हाओरान ने बच्चों के साथ बर्फ के गोले फेंककर खेलना शुरू कर दिया था। एक बड़े बच्चे के रूप में वह आश्चर्यजनक रूप से छोटे बच्चों को हरा नहीं पा रहा था और वर्तमान में वे उसका पीछा कर रहे थे। याओ याओ सबसे पीछे पीछे चल रही थी। दौड़ने के कारण उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। बाकी लोग पहले ही कई चक्कर लगा चुके थे और वह अभी तक उनसे आगे नहीं निकल पाई थी। सी नियान घर में दाखिल हुई और उसने चेन नान और झो युएशिन को किसी बात पर चर्चा करते हुए सुना। वह वहां नहीं गई, बस शाखा कंपनी और आर्थिक विकास जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से समझ पाए। हाल ही में ये दोनों हमेशा व्यापार संबंधी चर्चा करते रहते थे। सफल लोग वाकई अलग होते थे। वे कभी भी और कहीं भी काम के बारे में बात करते थे। जैसे ही सी नियान रसोई में प्रवेश करने वाली थी, झो युएशिन ने बोलना बंद कर दिया, खड़ी हो गई और उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। चेन नान ये सब बड़े चाव से देख रही थी। छोटे झो के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वह तो असल में जोरू का गुलाम है। उसके बगल में खड़ी मियाओ चुनहुआ ने आंखें घुमाते हुए कहा, क्या मतलब है जोरू का गुलाम? इसे तो पत्नी पर दिल लुटाना कहते हैं। चेन नान ने होंठ सिकुड़े। ठीक है, जब से वे सी नियान से मिले हैं, उसकी पत्नी सारा दिन उसकी तुलना छोटे झो से करती रहती है। उसने जो कुछ भी कहा वह गलत था। हाल ही में तो उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं रही थी। खाना पहले से ही तैयार था और चूल्हे पर प्लेटों से ढका हुआ था। चूल्हा अभी भी गर्म था, इसलिए बर्तन ठंडे नहीं हुए थे। उसे अपने पीछे आते देख सी नियान ने कहा, तुम अंदर क्यों आए? मैं ये थोड़ा सा काम खुद कर सकती हूँ। बाहरी लोगों के सामने सी नियान हमेशा ये सुनिश्चित करती थी कि वह उसे सम्मान दे। आखिरकार भले ही झो युएशिन को इससे कोई फर्क न पड़ता हो, कुछ लोग उसकी पीठ पीछे गपशप तो करेंगे ही। विशेषकर चेन नान जैसे पुरुषवादी। कोई बात नहीं, लाओ चेन को इसकी परवाह नहीं है। वे एक दूसरे को कई सालों से जानते थे, इसलिए उन्हें इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सी नियान ने उसकी बातों पर सिर हिलाया। ये जानने की उत्सुकता में कि वे किस तरह के व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं, उसने पूछा, क्या आप कंपनी का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं? मैंने अभी अभी उसे एक शाखा खोलने की इच्छा के बारे में बात करते सुना। झो युएशिन ने सिर हिलाया। मैंने उससे पहले भी कहा था कि मैं अपने गृहनगर में एक शाखा खोलना चाहता हूँ। आखिरकार हमारा इलाका अभी भी अपेक्षाकृत कम विकसित है और यहाँ के विपरीत कई परिवार इन उपकरणों को खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते। वहाँ एक कारखाना खोलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिल सकती है। हालांकि लाओ चेन थोड़ा चिंतित है। चूंकि हमारे गृहनगर की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए उसे डर है कि सामान की बिक्री अच्छी नहीं होगी। सी 446। झो युएशिन हमेशा से अपने गृहनगर लौटना चाहते थे और उनके बच्चे भी वहां के जीवन से अधिक अभ्यस्त थे। अगर वहां शाखा कंपनी खोली जा सकती तो उन्हें पूरा भरोसा था कि वे इसे बड़ा और सफल बना सकते हैं। हालांकि कुछ पुर्जे आयातित होने के कारण बहुत महंगे थे और आम परिवार उन्हें वहन नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि बीजिंग में भी इन्हें खरीदने के इच्छुक केवल वही परिवार थे जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर थी। पैसा कमाना वाकई लाभदायक था, लेकिन झो युएशिन इससे भी अधिक चाहते थे, एक ऐसा व्यवसाय बनाना जिसे आम लोग वहन कर सकें। इस दुनिया में भी गरीबों की संख्या सबसे अधिक थी। हमारे घर के ग्रामीण इलाकों में अभी भी केवल ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन ही इस्तेमाल होते थे। अधिकांश लोग केवल रेडियो ही खरीद सकते थे। इसका सीधा कारण ये था कि रंगीन टीवी बहुत महंगे थे, लेकिन जब तक कीमत किफायती रहेगी, निश्चित रूप से बहुत से लोग इन्हें खरीदने के इच्छुक होंगे। बात बस इतनी सी थी कि वहाँ कोई चैनल नहीं थे, वे सब मूल रूप से बाहर के व्यापारी थे, इसीलिए वे इतने महंगे थे। झो युएशिन ने कहा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इस विकास मॉडल के अनुसार भविष्य में हर परिवार निश्चित रूप से इन चीजों को खरीदने में सक्षम होगा। चूंकि वह दिन आखिरकार आएगा ही, तो क्यों न इसकी शुरुआत मुझसे ही हो। ये सुनकर सी नियान ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अतीत में अपने गृहनगर में उनका ज्ञान वास्तव में सीमित था, लेकिन जब झो युएशिन यहाँ आए, विदेशी उत्पादों को देखा, साझेदारियां हासिल की और कंपनी के तीव्र विकास का अनुभव किया, तो उन्होंने भविष्य में होने वाले बदलावों का भी अनुमान लगा लिया। इसीलिए उसके मन में ऐसे विचार आए। सी नियान इन व्यापारियों की बहुत प्रशंसा करती थी। उनकी दूरदृष्टि और अंतर्ज्ञान वास्तव में आम लोगों से कहीं बढ़कर थे। जहां एक और आम लोग अभी भी ये तय करने में हिचकिचा रहे थे कि उन्हें छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहिए या नहीं, वहीं दूसरी ओर वे भविष्य की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा चुके थे।
उसने झो युएशेन को प्रशंसा भरी नजरों से देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि उपन्यास में उसकी उपलब्धियां व्यर्थ नहीं थी। जब उसने देखा कि वह चुप है, तो झो युएशेन ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि सी नियान उसे आश्चर्य और श्रद्धा के मिले जुले भावों से देख रही थी। ऐसी निगाह देखकर वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? सी नियान को उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक मुड़ जाएगा। उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और थोड़ा शर्मा गई। इतने लंबे समय से शादीशुदा होने के बावजूद उस आदमी को खाली निगाहों से घूरना उसके लिए अभी भी काफी शर्मनाक था। मुझे लगता है कि आप वाकई अद्भुत हैं। झो युएशिन ने भौहें चढ़ा ली। क्या आपको डर नहीं है कि मैं दिवालिया हो जाऊंगा? इस तरह के निवेश में एक भी लापरवाही भरा कदम हमें सब कुछ गंवा सकता है। इसीलिए चेन नान इतनी हिचकिचा रही थी। सी न्यान ने सिर हिलाकर सकारात्मक स्वर में कहा, नहीं, मुझे आप पर विश्वास है। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये सिर्फ कथानक की वजह से नहीं था, बल्कि झो युएशिन की स्थिरता और क्षमता ने ही उसे ये दृढ़ विश्वास दिलाया कि वह निश्चित रूप से यह कर सकता है। झो युएशिन ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर थपथपाया। दरअसल चेन नान की तो बात ही छोड़िए, जब यह विचार उसके मन में आया तो उसे भी एक पल के लिए झिझक हुई थी। क्योंकि चेन नान ने कहा था, अगर वह असफल हो जाता है तो क्या उसने इसके परिणामों के बारे में सोचा था? इसका परिणाम ये हुआ कि उसके परिवार को भी उसके साथ साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शायद पहले से भी बदतर स्थिति हो, लेकिन झो युएशेन को ऐसा नहीं लगता था कि उनका पिछला जीवन इतना बुरा था। उनकी झिझक का कारण सी नियान थी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह उनके साथ कठिन जीवन जिए। इसलिए झो युएशिन केवल चेन नान के साथ इस मामले पर चर्चा कर रही थी और उसने सी नियान को इसके बारे में नहीं बताया था। उसे डर था कि वह चिंतित हो जाएगी, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह सुनकर वह न केवल डरी नहीं, बल्कि उसने उनका पूरा समर्थन भी किया। तो समर्थन मिलने का अनुभव कुछ ऐसा होता है। अतीत में झो युएशिन के किसी भी काम का किसी ने समर्थन नहीं किया। जब उन्होंने सेना से सेवानिवृत्त होने की इच्छा जताई, तो उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने असहमति जताई। जब उन्होंने पशुपालन फार्म शुरू किया, तो सभी इसके बारे में निराशावादी थे। लेकिन दूसरों के मन में चाहे जो भी विचार हो या वे उस पर कितना भी हंसे, उसे कभी परवाह नहीं थी। लेकिन सी न्यान एकमात्र अपवाद था, वह बहुत ज्यादा परवाह करता था। किसी बंधन में होने से उसका निर्णय लेने का तरीका बदल गया। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं भी चाहती थी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वह उसे और बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए ही किया था। दोनों ने व्यंजन मेज पर लाए और सी न्यान सभी को खाने के लिए अंदर बुलाने के लिए बाहर चली गई। चेन हावरान, जो एक वयस्क है, कुछ बच्चों को भी नहीं हरा सकता था, और इस समय उसका सिर और शरीर बर्फ से ढका हुआ था। बच्चे खुशी से खिलखिलाते हुए घर में दाखिल हुए। सी न्यान ने उनसे हाथ धोने और खाना खाने को कहा, और तभी उन्हें याद आया कि रात के खाने का समय हो गया है, और वे आज्ञाकारी होकर हाथ धोने के लिए कतार में लग गए। चेन हावरान ने बड़ी झिझक के साथ अपने शरीर से बर्फ झाड़ी। वह कुर्सी खींचकर बैठने ही वाला था, लेकिन बच्चों की साफ सफाई देखकर उसने नाक रगड़ी और उनके पीछे पीछे अंदर चला गया। मियाओ चुनहुआ मदद करने के लिए खड़ी हो गई। सी नियान ने बच्चों से कोला और शराब लाने को कहा। झो युएशिन और चेन नान ने शराब पी, जबकि छोटे बच्चों ने कोला पी। सब लोग एक साथ बैठ गए। चेन नान ने उत्सुकता से पूछा, क्या बहन सी गर्भवती नहीं है? उनका पेट बिल्कुल भी क्यों नहीं दिख रहा? वह तो बिल्कुल भी बदली हुई नहीं लग रही है। न केवल कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि उसने ये भी देखा कि सी न्यान पहले से भी अधिक सुंदर हो गई थी। अपनी पत्नी के गर्भावस्था के महीनों को याद करते हुए वह अपने बेटे से इतनी परेशान थी कि वह खाना नहीं खा पाती थी और उसका वजन इतना कम हो गया था कि वह मुश्किल से ही खुद जैसी दिखती थी। दोनों ही गर्भावस्थाएं थी, तो इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? सी न्यान ने जवाब दिया, शायद मैंने मोटे कपड़े पहने हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा है। वैसे भी मुझे अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि यह स्पष्ट नहीं है। क्या आपको पता है कि यह बेटा है या बेटी? उसने उत्सुकता से पूछा। उन्हें ये भी पता था कि इन तीनों बच्चों में से कोई भी झो युएशिन का जैविक बच्चा नहीं था, इसलिए उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ। लेकिन अब जब उसकी पत्नी आखिरकार गर्भवती हो गई थी, तो वह उसके लिए बेहद खुश था। आखिरकार, चाहे दूसरे लोगों के बच्चे कितने भी करीबी क्यों न हो, वे अपने खून के रिश्ते तो नहीं होते। चेन नान अब भी मानती थी कि अपना बच्चा होना बेहतर है। मुझे नहीं पता। सी न्यान ने सिर हिलाया, उसने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया था। पिताजी, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? चेन हावरान ने उलझन में पूछा। आप समझते नहीं हैं, जब आपकी माँ आपके गर्भ में थी, तब उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा और उनका शरीर पूरी तरह बदल गया। उस समय मैं बहुत चिंतित थी, लेकिन आपकी दादी कहती थी कि बेटे माँ को बदसूरत बना देते हैं, इसलिए उन्हें पक्का यकीन था कि उनके गर्भ में लड़का ही होगा। और सच में, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया। तुम्हारी दादी को ये संकेत पढ़ना आता है, वे बता सकती है कि लड़का है या लड़की। लेकिन तुम्हारी आंटी सी की प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि बेटी है। बोलने के बाद उन्होंने झो युशिन की ओर एक नजर डाली। लाओ चेन, क्या आप सच कह रहे हैं? नियान नियान एक बेटी की मां बनने वाली है।
झो युएशेन कुछ देर रुका, उसकी आंखों में सुखद आश्चर्य झलक रहा था। माँ, क्या आपके गर्भ में एक छोटी बहन है? बच्चों ने सुखद आश्चर्य से उधर देखा। चेन नान हक्का बक्का रह गया। उनके विचार में वंश को आगे बढ़ाने और अगरबत्ती की परंपरा को जारी रखने के लिए पुत्र का होना अत्यंत आवश्यक था। विशेष रूप से जो युएशेन की उम्र को देखते हुए वे पहले ही 31 या 32 वर्ष के हो चुके थे। चाहे उनकी क्षमता कितनी भी हो, गर्भधारण करना आसान नहीं था। इसके अलावा परिवार में पहले से ही इतने बच्चे होने के कारण सबसे अच्छा यही होगा कि पहला बच्चा पुत्र हो, ताकि भविष्य में सब कुछ विरासत में पाने वाला कोई हो। अपने पति के लिए पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री का अपने गृह नगर में रुतबा भी बढ़ेगा और वह अधिक सुरक्षित हो जाएगी। अगर बेटी होती तो वह आखिरकार बड़ी होकर किसी दूसरे परिवार में शादी कर लेती। तो क्या और झो की सारी संपत्ति इन भतीजों को नहीं मिल जाएगी? हालांकि अब वह उनका दत्तक पिता था, लेकिन आखिरकार वे उसके जैविक बच्चे नहीं थे। चेन नान उन्हें अपने सगे संबंधियों की तरह नहीं मान सकता था। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि झो युशिन सी नियान को इतना महत्व इसलिए देता था क्योंकि वह उससे एक पुत्र प्राप्त करना चाहता था। सी 447। ऐसा नहीं था कि वह इन वर्तमान बच्चों को नीचा समझता था, लेकिन चूंकि वह खुद इस दौर से गुजर चुका था और चूंकि झो युएशिन की उम्र भी बढ़ रही थी, इसलिए उसे याद दिलाने की जरूरत महसूस हुई। कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाने पर उसे पछतावा हो। ये कहने की जरूरत नहीं है कि मानव स्वभाव अप्रत्याशित होता है। खासकर उनके जैसे परिवार में बच्चे अभी भले ही छोटे और भोले हों, लेकिन जब वे बड़े हो जाएंगे और उनके अपने विचार होंगे, तो परिवार की संपत्ति देखकर वे इसके लिए संघर्ष क्यों नहीं करेंगे? एक बार स्वार्थ शामिल हो जाए तो बेहतरीन रिश्ते भी अर्थहीन हो जाते हैं। लेकिन जैविक बच्चे अलग थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा याद रखेंगे कि ये उनके माता पिता हैं और बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे। उसके आसपास के बॉस में से किसके परिवार में कुछ नाजायज बच्चे या भाई बहन नहीं थे। वे सभी पैसों के लिए जी जान से लड़े। तार्किक रूप से देखा जाए तो झो युशिन जैसे समझदार व्यक्ति को ये बात समझनी ही चाहिए थी। भाई होने के नाते वह सचमुच उसके बारे में सोच रहा था, लड़कियों को नीचा नहीं दिखा रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य का भाव देखकर यह थोड़ा अजीब लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में एक बेटी चाहता हो? पूरे परिवार के हाव भाव उसकी अपेक्षा से भिन्न देखकर वह असमंजस में आकर पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या आप लोग बेटा नहीं चाहते? सी न्यान ने उन्हें सुधारते हुए कहा, नहीं, लड़का हो या लड़की, हम बहुत खुश हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर चेन नान की आंखों में थोड़ी उलझन आ गई। उसे लगा कि सी न्यान सिर्फ खुद को दिलासा दे रही है। आखिरकार पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इस बात की कहीं अधिक परवाह होती थी कि वे बेटी को जन्म देंगी या बेटे को। हर कोई अपने पहले बच्चे के रूप में बेटे की कामना करता था और बाद में बेटी की चाह रखना सामान्य बात मानी जाती थी। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बेटा हो या बेटी, अच्छा है, लेकिन भविष्य में तुम्हें एक बेटा तो चाहिए ही। उसने झो युशिन को याद दिलाया। ये सुनकर सी नियान को थोड़ी घृणा महसूस हुई। भविष्य में उनके और बच्चे होंगे या नहीं, ये पति पत्नी के बीच का मामला था। चेन नान बार बार यह सवाल पूछकर क्या कहना चाहती थी? था क्या उसे डर था कि वह झो युएशिन के वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटे को जन्म नहीं दे पाएगी? हालांकि वह समझती थी कि इस युग के पुरुष इन चीजों को महत्व देते हैं, लेकिन ये भी सच था कि यह सुनना प्रिय था। वह इसका सम्मान करती थी, बशर्ते कि यह उस पर न पड़े। झो युएशिन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मैं बेटी पाकर पूरी तरह खुश हूँ। बेटी होना ही काफी है। बच्चे को जन्म देना आसान नहीं था, इसमें पूरा 1 साल लग गया। सीनियान पर इसके प्रभाव की तो बात ही अलग है। उसे कभी कभी असहज देखकर सीनियान का दिल दुखता था। अगर वाकई में बेटी होने का उस पर उतना असर नहीं पड़ता जितना बेटे होने का, जैसा कि उसने कहा था, तो वह बेटी होने के लिए और भी ज्यादा इच्छुक होता। चेन नान ने दिखावटी तौर पर परवाह करने का भाव दिखाया। आप कह सकते हैं कि उनमें बुद्धि की कमी थी, फिर भी उनकी कंपनी इतनी बड़ी थी। आप कह सकते हैं कि वे बुद्धिमान थे, फिर भी वे माहौल को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते थे। सीनियान इस व्यक्ति की असलियत को अच्छी तरह समझ गई थी। उसकी नजर में औरतें महज एक वस्तु थीं। उसके लिए बेटे को जन्म देना ही काफी था और कुछ मायने नहीं रखता था। इसीलिए वह उसके सामने इतनी सहजता से दबाव पैदा करने वाली और असहज बातें कह सकता था। सीनिया ने कभी ऐसे लोगों की बात मानने की हिम्मत नहीं की थी और अब उसका चेहरा भावहीन हो गया। उसने बेपरवाही से कहा, अगर आप जिद कर रहे हैं कि मुझे लाओ झो को बेटा देना ही है, तो मैं सचमुच ऐसा नहीं कर सकती। वरना आप किसी को उससे मिलवा क्यों नहीं देते? मुझे लगता है कि सहायक चेन काफी अच्छी हैं। ओह, चेन नान के माथे से ठंडा पसीना बह निकला और उसका चेहरा कुछ हद तक गुस्से से लाल हो गया। उन्हें वास्तव में सचिव चेन में कोई खामी नहीं दिखती थी। आखिर ये सारी महिलाएं ऐसा क्यों सोचती थीं? सचिव चेन को झो युएशिन को सौंपने का उद्देश्य उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसने बस ये सोचा कि चूंकि वह इतने वर्षों से उसके साथ काम कर रही थी, इसलिए वह अनुभवी थी और उसकी मदद कर सकती थी। वह अब भी कुछ कहना चाहता था। उसके बगल में बैठी उसकी पत्नी ने अपनी चॉपस्टिक नीचे फेंकते हुए कहा, चेन नान, क्या तुम्हारा खाना खत्म हो गया? अगर चाहो तो खा लो, नहीं तो हट जाओ। तुम्हें यहाँ देखना मुझे चुभ रहा है और मेरी भूख मिटा रहा है।
अतीत में अपनी पहली गर्भावस्था के दौरान उसके सास ससुर ने उस पर बहुत दबाव डाला था, ये कहते हुए कि पहला बच्चा बेटा होना चाहिए क्योंकि यह एक अच्छा प्रतीक है और जिसके भी पहले बच्चे के रूप में बेटी होती है वह बाद में कभी बेटा पैदा नहीं कर पाएगा इत्यादि। इस डर से वह दिन भर घबराए रहती थी और कुछ खा भी नहीं पाती थी। उसे बेटी को जन्म देने और लोगों द्वारा तिरस्कृत किए जाने का बहुत डर था। उसके पति ने भी उसका साथ नहीं दिया। हालांकि वह उसके प्रति अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन इस मामले में उसने भी अपने माता पिता का ही पक्ष लिया। उसे ये भी लगता था कि वह उसे एक बेटा जरूर देगी। उस गर्भावस्था ने उसे इतना कष्ट दिया कि उसका गहरा असर उस पर पड़ा। बाद में हालांकि वह अब भी बेटी चाहती थी, लेकिन प्रतिशोध की भावना और पिछली गर्भावस्था के प्रभाव के कारण वह गिड़गिड़ाने पर भी बच्चे को जन्म देने को तैयार नहीं थी। इसीलिए उनके पास केवल चेन हावरान ही थे। खुद के बारे में इस तरह की सोच रखना ही काफी बुरा था, लेकिन अब वह दूसरों के मामलों में दखल दे रहा था। उन्हें लगा कि वह ये सब उनके भले के लिए कर रहा है। उनके हाव भाव को बिल्कुल भी नहीं पड़ रहे हैं। मियाओ जुनहुआ को अपने इस पति पर दिल से शर्म आ रही थी। उनकी राय में सीनियान की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी थी। बेटा हो या बेटी, जब तक उसे कोई कष्ट न हो वही सबसे अच्छा था। चेन नान को उसकी पत्नी ने तीखे लहजे में जवाब दिया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसने कुछ बुदबुदाते हुए झो युएशिन की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि वह उसके लिए कुछ बोलेगा। अप्रत्याशित रूप से झो युएशिन ने ठंडे लहजे में कहा, लाओ चेन, मैं तुम्हें मित्र मानता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम मेरी पत्नी का सम्मान करोगे। यदि तुम में महिलाओं के प्रति बुनियादी सम्मान भी नहीं है, तो भविष्य में हमारा कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। चेन नान का चेहरा पल भर में बिगड़ गया। अंततः उसे एहसास हुआ कि वह कुछ ज्यादा ही बोल गया था। इस तरह की बातें अकेले में कहनी चाहिए, आमने सामने नहीं। वह बेहद शर्मिंदा था। चेन नान की बातों की वजह से यह भोजन थोड़ा बोझिल सा लग रहा था। आखिरकार उन्होंने खाना खत्म कर लिया। बच्चे खेलना बंद करके मेज साफ करने में मदद करने लगे। उन्होंने बर्तन धोए और मेज पोंछी। अपनी गलती का एहसास होने पर चेन नान इतना शर्मिंदा था कि वह और देर तक नहीं रुक सका। उसने झो युएशेन से कुछ शब्द कहे और वहां से चला गया। सीनियान को उसकी बातों की परवाह नहीं थी। इस युग में ज्यादातर लोग ऐसे ही होते थे और वह उनकी बात समझ सकती थी। वैसे भी वह उसका रिश्तेदार नहीं था। उसकी कही बात तो बस एक हवा के झोंके जैसी थी, जो गुजरते ही गायब हो जाती है। उसकी मानसिकता इतनी भी संकीर्ण नहीं थी कि वह इन शब्दों से दुखी हो जाए, लेकिन ये देखकर कि बच्चे खेलने जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और झो युएशिन हर समय उसके पास ही बैठी रही, उसके चेहरे के भावों को ध्यान से देखती रही। उसे यह मजेदार लगा। तुम सब मुझे क्यों घेरे हुए हो? बाहर खेलने क्यों नहीं जा रहे? माँ, वो चाचा बुरे हैं। उन्होंने कहा कि छोटी बहन होना बुरा होता है। बच्चे अब समझदार हो गए थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब था। गांव लौटने पर उन्होंने कुछ वयस्कों को ये कहते सुना था कि लड़कियां पैसे का नुकसान करती हैं। उन्हें सिर्फ बेटे ही पसंद थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी स्थिति वैसी ही होगी। सीनियान ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी कोई बेटी नहीं है और उसे पता ही नहीं है कि बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, इसलिए वह बेटियों को बुरा समझता है। हम उसके स्तर तक नहीं गिरेंगे। झो जेहान ने भारी मन से सिर हिलाया। झो युएशिन ने अपने पेट को छुआ और गहरी आवाज में कहा, न्यान न्यान, दबाव महसूस मत करो। मैंने जो कहा उसका मतलब वही था, मुझे बेटियां पसंद हैं। सीनियान ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। दरअसल अभी अभी झो युएशिन और चेन नान के बीच लगभग झगड़ा होते देख वह थोड़ी चिंतित थी। ये देखकर कि वह सचमुच दुखी नहीं थी, बड़े और छोटे सभी ने राहत की सांस ली। नए साल के दिन चाहे कितने भी सुखद रहे हों, वे पल भर में बीत गए। देखते ही देखते वसंत ऋतु आ गई। झो युएशिन की योजना को समर्थन मिला। अब उनका कारखाना एक किफायती बिजली का उपकरण बना रहा था और वे बाहर विस्तार करने से पहले यहाँ सफलता का परीक्षण करना चाहते थे। झो युएशिन ने अपना बाद का काम घर पर नहीं किया और उन्होंने एक पुरुष सहायक को भी नियुक्त कर लिया। सीनियान और बच्चे जल्द ही स्कूल जाने लगे। अब उनका गर्भ दिखने लगा था। हालांकि उन्हें खुद इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब लोग लगातार इसके बारे में पूछते थे तो उन्हें चिढ़ होती थी। इसलिए सीनियान ने इसे छिपाने के लिए ढीले कपड़े पहनने का फैसला किया और क्लास खत्म होने के बाद सीधे घर चली जाती थी। लेकिन हाल ही में शायद अपने भारी पाठ्यक्रम भार के कारण सीनियान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बोझ उसे दबा रहा हो। बहरहाल उसका मूड खराब था, विशेषकर जब से उसका पेट बढ़ने लगा था। झो युएशिन जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखता था, मानो उसे किसी नाजुक वस्तु की तरह मानता हो। पहले वह शिकायत करती थी कि उसका शरीर बहुत गर्म है और वह उसके करीब चिपकना नहीं चाहती थी। लेकिन अब जब वह उसके शरीर से सककर नहीं बैठा था, तो वह अत्यधिक सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने सोचा कि क्या झो युएशिन उसके बढ़ते पेट, बदलते शरीर और घटती सुंदरता से घृणा करता होगा। महिलाएं अपनी दिखावट और शारीरिक बनावट में होने वाले बदलावों को लेकर बेहद संवेदनशील होती हैं। खासकर सीनियान जैसी लड़की, जो अपनी सुंदरता को लेकर इतनी अभिमानी है।
कुछ महीने पहले तक तो वह इस बात से बेहद खुश और खुद को भाग्यशाली मान रही थी कि उसे सुबह की उल्टी नहीं हुई थी। लेकिन उसका पेट ठीक वैसे ही बड़ा जैसा कि होना चाहिए था, और उसकी कमर काफी चौड़ी हो गई। किसी भी लड़की के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। वह अब अपनी पुरानी कमर कसने वाली पोशाकें नहीं पहन सकती थी। वह बार बार अपने हाथों से अपनी कमर नापने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसे डर था कि बच्चे को जन्म देने के बाद उसका पेट कुछ लोगों की तरह झुर्रीदार हो जाएगा और फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती, उतना ही उसे पछतावा होता। उस रात जब उसने देखा कि जो युएशन वापस आया और हमेशा की तरह उसे छुए बिना उसके बगल में लेट गया, तो वह अपने आंसू रोक नहीं पाई। सौभाग्य से जो युएशन की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। जैसे ही वह रोई, उसने उसकी आवाज सुन ली। चौंककर वह तुरंत उठ बैठा और बिस्तर के पास वाला लैंप जला दिया। उसे अपनी पीठ उसकी ओर करके लेटे हुए और हर सिसकी के साथ कांपते हुए देखकर वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा कि सीनियान के पेट में दर्द हो रहा है और उसने घबराकर पूछा कि क्या वह अस्वस्थ महसूस कर रही है। ये सुनकर कि उसकी पहली चिंता फिर से बच्चा ही है, सीनियान को और भी बुरा लगा। उसे लगा कि वह पाखंडी है। कोई कहता था कि उसे बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन अब वह हर दिन बच्चे के बारे में बात करता है। उस समय वह इस बारे में इतना दृढ़ था कि उसे सचमुच विश्वास हो गया था कि वह बच्चे नहीं चाहता। निस्संदेह सभी पुरुष एक समान होते हैं। जो युएशन को उम्मीद नहीं थी कि उनके शब्दों से इतना बवाल मच जाएगा। उनकी आमतौर पर स्थिर रहने वाली निगाहें घबराहट से भर उठीं। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो बस इस बात की चिंता थी कि कहीं आपके पेट में तकलीफ तो नहीं है। ये कहने के बाद उसने उसे सावधानीपूर्वक अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया, जबकि वह उसके आंसू पोंछ रहा था। उसकी खुरदरी उंगलियां सीनियान के कोमल और गोरे चेहरे पर पड़ी। उसने दबाव डालने की हिम्मत भी नहीं की। नियान नियान, मुझे माफ करना, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। ज्यादा मत सोचो, ठीक है? क्या किसी ने आपको तंग किया? सीनियान ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। हाँ, किसी ने मुझे तंग किया था। झो युएशन ने तुरंत भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा, कौन? स्कूल से कोई। सीनियान ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। वह व्यक्ति क्षितिज पर बहुत दूर है, फिर भी मेरी आंखों के ठीक सामने है। झो युएशन। गर्भावस्था के बाद हार्मोन के प्रभाव से वह थोड़ी चिपचिपी हो गई थी और समय समय पर झो युएशन के करीब रहना चाहती थी। लेकिन हाल ही में जब उसका पेट थोड़ा बढ़ गया था, तो वह उससे दूर रहने लगा था। इससे सीनियान को बहुत गुस्सा आया। हालांकि उसने सुना था कि जब पत्नी गर्भवती होती है और उसका वजन बढ़ जाता है, तो पति शायद कुछ न कहे लेकिन मन ही मन घृणा महसूस करे। लेकिन जब उसके साथ ऐसा हुआ, तो भी उसे यह असहनीय लगा। झो युएशन ने बहुत सोचा, लेकिन वह सचमुच ये पता नहीं लगा सका कि उसने ऐसा क्या किया था जिससे वह नाराज हो गई थी। लेकिन जब उसने देखा कि सीनियान का गुस्सा सच्चा है, बनावटी नहीं, तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके सामने उसकी बुराई कौन कर रहा था। इसलिए उसने अपनी गलती स्वीकार करने की पहल की। हाँ, ये सब मेरी गलती है। मैं गलत था। सीनियान, यह इतना बेतुका क्यों लगा? क्या उसे वाकई पता था कि उसने क्या गलती की है? तो फिर मुझे बताओ, तुमने क्या गलती की? झो युएशन। सीनियान गुस्से से हंस पड़ी और उस पर आरोप लगाते हुए बोली, ठीक है झो युएशन, अब तो तुमने लोगों को टालना भी सीख लिया है। झो युएशन का चेहरा बदल गया, उसका दिल कांप उठा। न्यान न्यान, ऐसा मत सोचो। ये देखकर कि वह सचमुच उससे डर गया था, सीनियान समझ गई कि यह आदमी बिल्कुल सीधा साधा है, इसलिए उसने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। उसने उदास स्वर में कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। आजकल तुम मुझसे दूरी क्यों बनाए हुए हो? तुमने मेरे कोमल दिल को चोट पहुंचाई है। ये कहने के बाद उसे लगा कि वह कुछ ज्यादा ही नाटकीय हो रही है और उसने अपना सिर अस्वाभाविक रूप से दूसरी तरफ घुमा लिया। कभी कभी जब वह जागती और सहज रूप से उसकी बाहों में झुक जाती, तो उसे पता चलता कि वह बिस्तर के बिल्कुल किनारे तक पीछे हट गया है। सीनियान बेहद गुस्से में थी। पहले तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे ये बार बार होने लगा, वह इसके बारे में ज्यादा सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। ये सुनकर झो युएशन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। क्या सिर्फ इसी वजह से उसका शरीर पहाड़ की तरह गठीला था, चट्टान की तरह कठोर? सीनियान के गर्भवती होने के बाद उसका शरीर और भी मोटा हो गया था। उसकी त्वचा कोमल और मुलायम हो गई थी। आमतौर पर हल्की सी चोट लगने पर भी उसके शरीर पर कई दिनों तक निशान रह जाते थे। वह अक्सर उसकी सख्ती के बारे में शिकायत करती थी और कहती थी कि उसके सहारे झुकना असहज होता है। इसलिए झो युएशन को उसे चोट पहुंचाने का डर था। यही वजह थी कि उसने उससे दूरी बनाए रखी थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इससे वह गलतफहमी पाल लेगी और सोचेगी कि वह अब उसे पसंद नहीं करता। सीनियान वाकई हद से ज्यादा सोच रही थी। हालांकि उसका पेट बढ़ गया था, लेकिन उसके हाथ पैर अभी भी पतले थे। बस वह थोड़ी मोटी हो गई थी और उसके पुराने कपड़े अब उसे फिट नहीं आते थे, जिससे उसे ऐसा लगता था कि उसकी काया बिगड़ गई है। उसने और झो युएशन ने पहले ही तय कर लिया था कि जून तक वह स्कूल से छुट्टी लेकर घर पर रहेगी और बच्चे को जन्म देगी। वह वापस आने पर छूटी हुई कक्षाओं की भरपाई कर सकती थी।
खैर, उसने स्कूल को पहले ही सूचित कर दिया था, लेकिन सी नियान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि घर पर कुछ ऐसा घटित होगा। C448। उसके माता पिता ने फोन किया, हिचकिचाते हुए और सवाल पूछते हुए, क्योंकि वे उससे पैसे उधार लेने की कोशिश कर रहे थे। सी नियान तुरंत समझ गई कि कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा, क्योंकि जो युएशन से शादी के पूरे समय में उसके माता पिता ने उससे कभी पैसे नहीं मांगे थे। अगर उन्होंने सच में यह सवाल पूछा है, तो इसका मतलब है कि मामला बहुत गंभीर था। आखिरकार, उसके बार बार पूछने पर, उसकी मां ने फोन पर कबूल किया, तुम्हारा भाई किसी को बचाने की कोशिश में कार दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे सर्जरी के लिए अभी बहुत बड़ी रकम की जरूरत है। हमने अपनी जेब खाली कर दी है, फिर भी पर्याप्त पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। हमारे पास तुम्हें फोन करने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। लिन की मां बोलते बोलते भावुक हो गईं। चूंकि उनकी बेटी गर्भवती थी, इसलिए उन्होंने शुरू में उसे ऐसी बातें बताने से परहेज किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि वह चिंतित हो जाएगी, खासकर इसलिए कि वे बहुत दूर रहते थे। लेकिन इस समय उनके बेटे को सर्जरी की सख्त जरूरत थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर वे पर्याप्त धन जुटाकर जल्द सर्जरी नहीं करवा पाए तो वह विकलांग हो सकता है। लिन की मां के पास सचमुच कोई विकल्प नहीं बचा था, इसीलिए उन्हें अपनी बेटी से कर्ज मांगना पड़ा। ये सुनकर सी नियान का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उपन्यास में उसके भाई का सचमुच कार दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कथानक की दिशा में कुछ बदलाव करने और उसके भाई को पहले की तरह पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत न करने के बावजूद भी उसका अंत एक दुर्घटना में होगा। और स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उपन्यास में लिखा गया था। उसने तुरंत कहा, माँ आप क्या कह रही हैं? वह मेरा भाई है, आपको घटना घटते ही मुझे बता देना चाहिए था। मुझे परेशान करने की बात मत कीजिए। इतना कहने के बाद सी नियान के पास और अधिक जानकारी पूछने का समय नहीं था और वह तुरंत खुद पैसे भेजने के लिए बाहर चली गई। उस दौर में चीजें पहले जितनी सुविधाजनक नहीं थी और लेन देन में काफी समय लगता था। हालांकि तार हस्तांतरण टेलीफोन द्वारा धन हस्तांतरण का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन लेन देन शुल्क बहुत अधिक था। फिलहाल सी नियान को ऊंची फीस की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, उसे बस पहले पैसे वापस भेजने की जरूरत थी। उपन्यास में उसका भाई विकलांग हो गया क्योंकि उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी और समय पर उसकी सर्जरी नहीं हो पाई थी। अगर उनकी सर्जरी समय पर हो जाती, तो निश्चित रूप से जान बचाई जा सकती थी। कम से कम वह उपन्यास की तरह इतनी कम उम्र में विकलांग व्यक्ति नहीं बनेगा। घर में इतना बड़ा संकट आने से सी नियान सचमुच चिंतित थी। लेकिन वह बच्चों को यूं ही पीछे नहीं छोड़ सकती थी, उन्हें अभी भी स्कूल जाना था। जो युएशेन हाल ही में नए बिजली के उपकरणों में व्यस्त थी और उनके पास बच्चों की देखभाल करने का भी समय नहीं था। सी नियान असहाय होकर चिंता करती रही और उसने योजना बनाई कि उसके लौटने पर वह इस मामले पर उससे चर्चा करेगी। दोपहर में जब जो युएशेन किराने का सामान लेकर लौटा, तो सी नियान ने उसे इसके बारे में बताया। ये खबर सुनकर झो युएशेन का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी परेशानी देखकर उसने कहा, चिंता मत करो, मैं यूडोंग से किसी को भेजकर उसके बारे में पता लगाने को कहूंगा। वैसे भी तुमने जो पैसे भेजे हैं, उन्हें पहुंचने में समय लगेगा। मैं उससे कहूंगा कि वह पहले पैसे भेज दे, ताकि तुम्हारे भाई का समय पर इलाज हो सके। बोलते बोलते उसने उसके सिर पर थपथपाया और यूडोंग को बुलाने चला गया। फोन की दूसरी तरफ यूडोंग शुरू में तो उसे उसके पुराने साथी सैनिक को याद रखने के लिए चिढ़ाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने सिनियान के भाई की दुर्घटना के बारे में सुना, वह गंभीर हो गया। वह पहले भी लिन शियाओ के साथ समय बिता चुका था, इसलिए उन्हें दोस्त माना जा सकता है। हालांकि जब से वह पारिवारिक व्यवसाय संभालने के लिए घर लौटा था, तब से उन दोनों की आपस में ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी। उन्हें इतनी बड़ी घटना होने की उम्मीद नहीं थी। यूडोंग की मदद से सिनियान ने राहत की सांस ली। वह जानती थी कि हालांकि यूडोंग अक्सर चंचल और गैर गंभीर रहता था, लेकिन जब काम पूरा करने की बात आती थी तो वह पूरी तरह से मेहनती और भरोसेमंद था। झो युएशेन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अभी जल्दबाजी में वापस जाने से कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम स्थिति के विकास को देखें और फिर कोई योजना बनाएं। अगर वे घबराकर वापस भागते हैं, तो बच्चों की बात तो छोड़ ही दीजिए, वे यहाँ अपना काम भी यूं ही नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा उनमें से कोई भी डॉक्टर नहीं था। अगर वे वापस जाते, तो वे केवल असहाय होकर इंतजार ही कर सकते थे। पहले स्थिति पर नजर रखना बेहतर था। अगर वहाँ चीजें ठीक नहीं रही, तो वे हमेशा उसके इलाज के लिए उसे यहाँ स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर सकते हैं। ये सुनकर सी नियान को काफी राहत मिली और उसने सहमति में सिर हिलाया। आज भी बच्चों को एक लग्जरी कार से छोड़ा गया। सी नियान को ये कार याद थी, ये शियाओ परिवार की थी। शियाओ बोवेन पहले भी उसके घर आ चुका था और बच्चों के साथ आया था, लेकिन इस बार यह यहाँ फिर से क्यों था? कार की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने देखा कि शियाओ बोवेन की दादी कभी कभी बच्चों की ओर प्यार भरी नजरों से पीछे मुड़कर देखती थी, जिससे वह कुछ हद तक हैरान रह गई। बिना किसी विशेष कारण के, और ये देखते हुए कि शियाओ बोवेन के साथ उनका रिश्ता असाधारण रूप से घनिष्ठ नहीं था, ये व्यक्ति बस जरूरत से ज्यादा दयालु हो रहा था। बच्चे कार से बाहर निकल गए। तुमने शियाओ बोवेन की दादी की कार वापस क्यों ले ली?
जल्दी करो और उन्हें धन्यवाद दो। बच्चों ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद दादी शियाओ। ओह, आप बहुत ही विनम्र हैं, बहुत ही विनम्र। मैं असल में आज बोवेन को घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन रास्ते में बच्चों से मुलाकात हो गई, इसलिए मैंने उन्हें रास्ते में ही छोड़ दिया। दादी शियाओ के बोलने के बाद उन्होंने सी नियान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बोवेन से उन दोनों बच्चों के कारोबार के बारे में सब कुछ सुन लिया है। चिंता मत करो, मैंने इस बारे में प्रधानाचार्य से बात कर ली है। भविष्य में बच्चों के मन में जो भी विचार हो, उन्हें करने दो। मैं उनकी जिम्मेदारी उठा लूंगी। जी हाँ माँ, आज टीचर ने हमें भी यही बताया। अब से मैं और मेरा भाई स्कूल में अपना काम कर सकते हैं और कोई भी हमारी शिकायत नहीं करेगा। सी नियान थोड़ा अचंभित हुई और उलझन में पूछा, मैडम शियाओ, आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? दादी शियाओ एक पल के लिए रुकी, फिर उन्हें कुछ याद आया। उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने कहा, अरे आप भूल गईं। जब हमारा बोवेन पहले आपके घर पर था, तो ये सब आपके दोनों बच्चों की वजह से ही संभव हो पाया था जिन्होंने उसकी देखभाल की थी। अब जब आप हमारे गृहनगर आ गई हैं, तो जाहिर है हमें भी आपका एहसान चुकाना चाहिए। सी नियान थोड़ी देर रुकी, आखिरकार उसे यह बात याद आ गई। इस तरह से देखा जाए तो बात कुछ हद तक समझ में आती है। फिर उसने दूसरे पक्ष को ये कहते सुना, वैसे कुछ ही देर में हमारे बोवेन का जन्मदिन है। उसकी माँ ने उसका पालन पोषण ठीक से नहीं किया, इसलिए उसके ज्यादा दोस्त नहीं हैं। वह सिर्फ आपके शियाओहान और शियाओडोंग को ही जानता है, इसलिए मैं आपको इन दोनों बच्चों को उसके जन्मदिन के जश्न में लाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। उसके बोलने की अवधि पूरी होने से पहले ही शियाओ बोवेन का चेहरा लाल हो गया। सी नियान पहले तो मना करना चाहती थी, लेकिन दूसरे बच्चे ने सुखद आश्चर्य से कहा, सच में? शियाओ बोवेन, तुम्हारा भी जन्मदिन है। बधाई हो, जन्मदिन मुबारक हो। माँ, क्या मुझे शियाओ बोवेन के लिए भी उपहार लेना होगा? सी नियान कुछ देर रुकी, ये सोचते हुए कि शियाओ बोवेन बिल्कुल उसके दो बच्चों जैसा है। शायद ये पहली बार होगा जब कोई उसके लिए उसका जन्मदिन मनाएगा। वह अब और इनकार नहीं कर सकती थी। उसने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। शियाओ बोवेन की आंखें चमक उठीं। शियाओ परिवार को विदा करने के बाद सी नियान बच्चों को घर के अंदर ले गई। उसने लिन शियाओ की स्थिति के बारे में उन्हें नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि वे चिंतित हो जाएंगे। दरअसल बच्चे लिन परिवार को काफी पसंद करते थे। सौभाग्यवश अगले दिन लिन परिवार से खबर आई कि सर्जरी आगे बढ़ सकती है। डॉक्टर ने कहा कि सफलता की संभावना 60% है। इसे अच्छी खबर माना जा सकता है। सी नियान ने भी राहत की सांस ली। वह हाल ही में स्कूल नहीं गई थी और लियू नाना और बाकी सभी को चिंता थी कि कहीं उसके साथ कुछ हो न गया हो। जब उन्हें पता चला कि चेन हाओरान उनकी रिश्तेदार है, तो वे उनसे मिलने के लिए कुछ फल भी लेकर गए। क्योंकि सी नियान ने बीमारी के कारण छुट्टी ले रखी थी, इसलिए जब वे पूछने गए तो शिक्षक ने उन्हें ठीक ठीक यही बात बता दी। परिणाम स्वरूप जब उन्हें सी नियान का घर मिला और उसने दरवाजा खोला, तो वे सभी दंग रह गए। सी नियान का पेट वास्तव में काफी बड़ा और गर्भवती लग रहा था। उन्होंने इससे पहले इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। ये तो समूह के लोग सदमे से मुंह खोलकर देखते रह गए। लोगों के उस समूह को देखकर सी नियान भी थोड़ी हैरान रह गई। उसने तुरंत पूछा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? वह थोड़ी असमंजस में थी। लियू नाना के पीछे झांग जू और लू याओ खड़े थे। सी नियान झांग जू और लियू नाना को तो समझ सकती थी, लेकिन लू याओ यहाँ क्या कर रही थी? उन तीनों की अचंभित निगाहों को देखकर उसे लगा कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिरकार उसने घर पर इसे छुपाया तो नहीं था। उसका पेट इतना बड़ा हो गया था कि उन्हें स्वाभाविक रूप से पता चल ही गया होगा कि क्या चल रहा है। अचानक हुई गर्भावस्था से उन्हें आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था। हमने देखा कि तुम काफी दिनों से स्कूल नहीं आई थी और हमें थोड़ी चिंता हुई। हमने टीचर से पूछा तो पता चला कि तुम बीमार हो, इसलिए हमने चेन हाओरान से तुम्हारा पता लिया और तुमसे मिलने आ गए। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम गर्भवती हो। सी नियान ने सिर हिलाया और शांत भाव से कहा, हाँ, मेरी और मेरे पति की शादी को 2 साल हो गए हैं, इसलिए गर्भवती होना स्वाभाविक है। लेकिन सिर्फ ये कहना सुविधाजनक नहीं था कि मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मैंने बीमारी की छुट्टी ले ली। तो फिर तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? हैरानी की बात यह है कि लू याओ को अब भी सी नियान की शैक्षणिक प्रगति की ही चिंता थी। लेकिन ये बात तर्कसंगत थी। आखिरकार उसकी नजर में अंग्रेजी शिक्षक सी नियान को एक राजनयिक बनने के लिए तैयार कर रहा था। उस शिक्षिका के उस क्षेत्र में अच्छे संपर्क थे और कहा जाता था कि वह भविष्य में अपने छात्रों को उस क्षेत्र से परिचित करा सकती हैं। इससे वर्षों तक लंबा रास्ता तय करने में लगने वाला समय बच जाएगा। लेकिन ऐसे अवसर दुर्लभ थे और लू याओ का सपना भी एक राजनयिक बनने का था। यही कारण था कि वह सी नियान को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती थी और किसी भी मौके को हाथ से जाने देने से इनकार करती थी। सी नियान के बीमार होने की खबर सुनकर वह काफी हैरान रह गई थी। उसे लगा था कि इसका मतलब ये होगा कि सी नियान के पास पढ़ाई करने का समय नहीं होगा। जब लियू नाना ने उससे पूछा कि क्या वह साथ में घूमने आना चाहती है, तो वह एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर साथ चलने को तैयार हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच गर्भवती होगी। हालांकि सी नियान ने अपनी शादी को उनसे पूरी तरह से छिपाकर नहीं रखा था,
इसलिए हालांकि वे थोड़े हैरान थे, लेकिन वे जल्दी ही संभल गए। सी नियान ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं घर पर ही पढ़ाई कर सकती हूँ। लू याओ के गले में शब्द अटक गए। इसी बीच झांग जू की निगाहें लगातार उस पर घूमती रहीं। पहले सी नियान स्कूल में बहुत ही शांत स्वभाव की थी और उसे शायद ही कभी कोई एक्सेसरीज पहने देखा जाता था, क्योंकि उसने जो कपड़े पहने थे वे भी उनके बजट से बाहर थे। लेकिन अब उसने गौर किया कि सी नियान के कानों, गले और कलाई पर जो वस्तुएं थी वे या तो सोने की थी या जेड की। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वे बेहद महंगे थे। उसने पहले उसे स्कूल जाने के लिए एक लग्जरी कार का इस्तेमाल करते देखा था, और अब इतनी कम उम्र में उसे सोने और चांदी के गहने पहने देखकर उसे लगभग यकीन हो गया था कि सी नियान का परिवार बहुत अमीर है। इसके अलावा चेन हाओरान ने यह भी बताया था कि सी नियान उनकी रिश्तेदार थी। हाल ही में उसे कई लोगों से पता चला था कि चेन हाओरान का परिवार कितना धनी था। चेन हाओरान का उसके प्रति बढ़ता ठंडा व्यवहार और कई अन्य लड़कियों की उसमें दिलचस्पी देखकर उसे पछतावा हुआ। उसे पहले इतना संकोच नहीं करना चाहिए था। जब चेन हाओरान उसके प्रति उत्साहित था तब उसे पहल करनी चाहिए थी। अब जब चेन हाओरान उसके प्रति ठंडा व्यवहार कर रहा था, तो चाहे वह कितना भी सज धज कर तैयार हो जाए, वह उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही थी। झांग जू जानती थी कि अब वह अपने दम पर उसके करीब नहीं आ सकती, तो उसने सी नियान के बारे में सोचा। चेन हाओरान को ये कहते हुए सुनकर कि वह नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए सी नियान के घर भी गया था, उसने सोचा कि शायद सी नियान के साथ अच्छे संबंध बनाकर वह उससे संपर्क कर सकती है। सी नियान की मदद से यकीनन चेन हाओरान उसे दोबारा ठुकराएगा नहीं, है ना? उसकी पैनी निगाहों को भांपते हुए सी नियान ने पलटकर उसे देखा। पिछले 6 महीनों में झांग जू में बहुत बदलाव आ गया था। वह न केवल पहले से ज्यादा भड़काऊ कपड़े पहनने लगी थी, बल्कि मेकअप करना भी सीख गई थी। उसका मेकअप थोड़ा ज्यादा था, लेकिन दुबली पतली होने के कारण ऐसा लगता था कि वह इस तरह के लुक को आसानी से नहीं अपना सकती। पहली नजर में तो ये सिर्फ जबरदस्ती की परिपक्वता जैसा लग रहा था। 6 महीने पहले जब वे पहली बार मिले थे, उस समय को याद करते हुए, जब उसने अपने बालों में चोटी बनाई हुई थी और कुछ हद तक पारंपरिक कपड़े पहने हुए थी, सी नियान ये सोचकर आह भरे बिना नहीं रह सकी कि समय वास्तव में एक व्यक्ति को कितना बदल सकता है। विशेषकर झांग जू जैसी व्यक्ति, जिसने अभी अभी समाज में कदम रखा था और जिसके पास अनुभव की कमी थी। हालांकि उसे थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। वैसे भी पेस्ट्री वाली घटना के बाद से सी नियान का उससे कोई संबंध रखने का इरादा नहीं था। इस बार तो उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके ये रूममेट्स, जो आमतौर पर अपने विचार अपने तक ही सीमित रखते थे, अचानक उसके दरवाजे पर आ जाएंगे। उन्हें दरवाजे पर खड़े होकर बातें करने देना उचित नहीं था, इसलिए वह उन तीनों को अंदर ले गई और उनके लिए चाय डाली। लड़कियां उत्सुकता से घर के चारों ओर देखने लगी। बाहर का वातावरण सामान्य सा लग रहा था, क्योंकि आखिर यह एक पुरानी गली ही तो थी। सच कहें तो यहाँ का रास्ता थोड़ा जर्जर लग रहा था, और घर न केवल बाहर की इमारतों से नीचे थे, बल्कि घुटन भरे भी लग रहे थे। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग होगा। लकड़ी के फर्श, चमड़े के सोफे, एक बड़ा टेलीविजन, एक रेफ्रिजरेटर, ये ऐसी चीजें थी जो उन्होंने पहले सिर्फ टीवी पर ही देखी थी। उनकी आंखों में आश्चर्य और ईर्ष्या के भाव झलक रहे थे। उन्होंने उससे पूछा कि वह स्कूल कब वापस जाएगी। सी नियान ने जवाब दिया, मैं बच्चे के जन्म तक इंतजार करूंगी। वैसे भी अभी इंतजार करना सुविधाजनक नहीं है। लड़कियों को ये बात समझ में आई। सी नियान को उनके लिए फल धोते देख झांग जू ने भी मदद करने की पेशकश की। सितार नियान, आपके घर का डिजाइन बहुत अच्छा है। ये बहुत सुंदर है। उसके शब्दों में स्पष्ट रूप से चापलूसी का भाव झलक रहा था। सी नियान थोड़ी देर रुकी और उदासीनता से बोली, कोई बात नहीं। हर घर लगभग एक जैसा ही होता है। वे आपके मुकाबले कैसे हो सकते हैं? मैंने तो सब कुछ सुना है। आप और चेन हाओरान रिश्तेदार हैं, और उनका परिवार महंगे घरेलू उपकरण, जैसे कि टेलीविजन, बेचने वाली फैक्ट्री चलाता है। मुझे तो बहुत ईर्ष्या हो रही है। उसकी आंखों में दिख रही प्रशंसा बनावटी नहीं लग रही थी। सच कहूं तो तीनों रूममेट्स में से सी नियान की सबसे अच्छी राय लियोनाना के बारे में थी, उसके बाद लू याओ के बारे में, और वह झांग जू को सबसे ज्यादा नापसंद करती थी। अगर स्कूल में उन्हें लगातार एक दूसरे को देखना न पड़ता, तो वह आज उसे अंदर आने देना भी नहीं चाहती। वह उनका स्वागत करने के लिए विनम्रता का दिखावा कर सकती थी, लेकिन उसके साथ दिखावटी दोस्ती निभाने का उसका कोई मूड नहीं था। मुझे इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं है। मैं उन्हें उतने लंबे समय से नहीं जानता जितना आप लोग जानते हैं। इतना कहकर दूसरे पक्ष के और कुछ पूछने का इंतजार किए बिना वह फल लेकर बाहर चली गई। झांग जू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, क्योंकि लू याओ और लियोनाना के सामने आगे कुछ पूछने में उसे बहुत शर्म आ रही थी। वह केवल बैठ सका और दूसरों के साथ मिलकर उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने लगा। सी नियान ने हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन बातचीत शुरू नहीं की। लड़कियों को ज्यादा देर तक रुकना असहज लग रहा था। सबसे पहले लियोनाना खड़ी हुई। चूंकि तुम ठीक हो, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। हमें स्कूल में अभी और काम करना है, इसलिए हम अब चलते हैं। सी नियान ने सिर हिलाकर कहा, मुझे आप सभी को मुझसे मिलने आने के लिए परेशान करने के लिए खेद है।
इतनी विनम्रता मत दिखाओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लियू नाना मुस्कुराए। लू याओ को सी नियान की स्थिति के बारे में बस जिज्ञासा थी, और सच कहूं तो उसे अभी भी मन में थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा। दूसरी ओर झांगजू जाने के लिए थोड़ी अनिच्छुक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह सी नियान से और बात करना चाहती थी। वह उसे बार बार आंख मार रही थी, लेकिन सी नियान ने ऐसा दिखाया मानो वह अंधी हो और उसे कुछ दिखाई ही न दे। अंत में झांगजू के पास असहाय होकर दूसरों के पीछे वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कुछ दिनों बाद उसके परिवार ने फोन करके बताया कि उसके भाई की सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। हालांकि उन्हें ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। ये सुनकर सी नियान ने राहत की सांस ली। जब तक वह होश में आई तब तक दूसरा बच्चा पहले से ही बेचैनी से उससे पूछ रहा था कि उसे शियाओ बोवेन के लिए क्या उपहार लेना चाहिए। वह बार बार अपने गुल्लक से $2 निकालता, फिर $1 वापस उसमें डाल देता और सी नियान से पूछता कि वह $1 से क्या खरीद सकता है। उसकी कंजूसी देखकर सी नियान हंस पड़ी। तुम सिर्फ $1 ही क्यों खर्च कर रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। दूसरे बच्चे ने गर्दन अकड़ा कर कहा, मैं अपने छोटे भाई और बहन के लिए पैसे बचा रहा हूँ। मैं ये सारे पैसे उसे नहीं दे सकता, क्योंकि उसे यह पक्का नहीं पता था कि भाई होगा या बहन, इसलिए वह हमेशा दोनों का जिक्र करता था। उसे इस बात का बहुत डर था कि किसी एक को छोड़ देना उसके होने वाले छोटे भाई या बहन के प्रति अनादर होगा। सी नियान को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातों पर हंसे या रोए। सी 449 अध्याय 449। इन दोनों बच्चों ने खुद चीजें खरीद बेचकर काफी पैसे कमा लिए थे। पिछले दिन जब वह रजाई बदल रही थी तो उसने उसे पैक किया और वह काफी भारी थी। ये लगभग भरा हुआ था, लेकिन अब वह केवल एक नोट देने को तैयार था। यह आसानी से देखा जा सकता था कि अपने होने वाले छोटे भाई या बहन के लिए उसका प्यार कितना गहरा था। सी नियान के दिल में एक सुखद अनुभूति हुई। हालांकि ये बच्चे उसके जैविक बच्चे नहीं थे, फिर भी उसे लगा कि वे जैविक बच्चों से भी कहीं बेहतर हैं। उनके इस बदलाव ने उन्हें आत्मसंतुष्टि का एक बड़ा एहसास दिलाया। आखिरकार वह भी कभी एक ऐसी वयस्क थी जिन्हें बदतमीज बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। कभी कभी तो बच्चों के शोर मचाने की आवाज सुनकर ही उसे गुस्सा आ जाता था, लेकिन इन बच्चों के अच्छे व्यवहार और समझदारी ने उन्हें दिखाया कि इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनसे प्यार करे, और वे इतनी कम उम्र में भी स्नेह की कद्र करना जानते थे। यदि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे आपको 100 गुना अधिक प्रतिफल देना चाहेंगे। ऐसे बच्चे सचमुच फरिश्ते थे। उसे देखते ही सी नियान को अंदर से गर्माहट महसूस हुई। बहुत गर्म। सी नियान ने कहा, अगर आप सच्चे दोस्त हैं तो जन्मदिन का उपहार उसकी कीमत के बारे में नहीं होता, बल्कि उसके पीछे की भावना के बारे में होता है। जब तक यह आपकी ओर से है, भले ही इसकी कीमत ज्यादा ना हो, मुझे विश्वास है कि शियाओ बोवेन इसे संजो कर रखेगी। दूसरे बच्चे ने बात समझ ली और सिर हिलाया। उसने तुरंत अपना $1 का नोट अंदर रख दिया, फिर पास की अलमारी में पत्थर ढूंढने लगा। उसने सी नियान को वह पत्थर दिखाते हुए कहा, माँ, ये पत्थर मैंने शिंगफू गांव की नदी के किनारे से उठाया था। इससे चाकू भी तेज किए जा सकते हैं। कभी कभी जब मेरा पेंसिल शार्पनर धुन हो जाता है तो मैं इसे थोड़ा घिसता हूँ और यह बहुत अच्छा काम करता है। मैं उसे इसका एक टुकड़ा देने की योजना बना रहा हूँ। उसने मन ही मन सोचा कि यह तो वह दिल से दे रहा है और इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा। ये तो दोनों तरफ से सर्वोत्तम था। सी नियान को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। जब तक आप खुश हैं। फॉन्ग बोवेन के जन्मदिन पर सी नियान तीनों बच्चों को लेकर वहां पहुंची। कार लगभग 10 मिनट तक चलती रही और फिर फॉन्ग बोवेन के घर पहुंची। फैंग बोवेन का घर बहुत बड़ा था, एक यूरोपीय शैली का विला। आसपास के सभी घर एक जैसे विला थे और उन्हें देखकर ही पता चल जाता था कि वे परिवार धनी थे। सी नियान ने पहले कभी अमीर लोगों को नहीं देखा था। थोड़ी हैरानी के बाद उसने उत्सुक बच्चों का हाथ पकड़ा और अंदर चली गई। हालांकि घर बड़ा था, लेकिन कुछ नौकरानियों के अलावा वहां केवल शियाओ बोवेन और उसकी दादी ही रहती थी। घर बड़ा, खाली और जीवंतता से रहित महसूस हो रहा था। वहां कुछ गुब्बारे और जन्मदिन मुबारक हो के पोस्टर चिपके हुए थे। ये स्पष्ट था कि मेजबानों के लिए भी बच्चे का जन्मदिन महत्वपूर्ण था। इस समय दादी शियाओ असहाय होकर शियाओ बोवेन से बात कर रही थी, जिसने एक छोटा सा सूट पहना हुआ था। शियाओ बोवेन बहुत खुश नहीं लग रही थी। सी नियान और बाकी लोगों को आते देख दादी शियाओ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे बहुत खेद है कि मैंने आपको यह मजाक दिखाया। क्या हुआ? सी नियान ने उलझन में पूछा। दादी शियाओ ने बेबसी से आह भरी। बोवेन ने कहा कि वह अपना केक खुद बनाना चाहता है, लेकिन मुझे केक बनाना नहीं आता। मैंने उससे कहा कि मैं किसी से केक भिजवा दूंगी, लेकिन वह खुश नहीं हुआ। उसने कहा कि शियाओ डोंग और शियाओ हान अपने केक खुद बनाते हैं। ये सुनकर सी नियान एक पल के लिए रुक गई, फिर बेबसी से मुस्कुराई। तो वह अपना केक खुद बनाना चाहता है? क्या यह आसान नहीं है? शियाओ बोवेन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह असल में झोउ जेडोंग और झोउ जेहान के साथ केक बनाना चाहता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी दादी कहेंगी कि उनमें से किसी को भी केक बनाना नहीं आता।
उन्हें एक खरीदना पड़ा। उन्हें बाजार से खरीदा हुआ केक नहीं चाहिए था। पहले उसकी माँ हमेशा उसके लिए केक खरीदती थी। वह मोमबत्तियां बुझाता और सारा केक खुद ही खा जाता था, जो बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। वह अपने सबसे बड़े और दूसरे बच्चे की तरह ही एक अलग जन्मदिन मनाना चाहता था। माँ, मुझे केक बनाना आता है। मैं उसके साथ बनाऊंगा, दूसरे बच्चे ने स्वेच्छा से कहा। हालांकि उसने केक बनाना आने का दावा किया, लेकिन उसने सिर्फ एक बार केक बनाया था, और उसमें भी वह अपने भाई से हार गया था। सीनियान मुस्कुराए। श्रीमती शियाओ, क्या हम इसे आपके घर पर बना सकते हैं? मुझे केक बनाना आता है। ये बहुत आसान है। अगर हमारे पास सारे उपकरण हो, तो बच्चों को खुद केक बनाने देना बहुत मजेदार होगा। उसने अनुमान लगाया कि शियाओ बोवेन ने अपने सबसे बड़े बच्चे और दूसरे बच्चे को अपने जन्मदिन के लिए खुद केक बनाते देखा था और वह भी ऐसा ही करना चाहती थी। दादी शियाओ ने कहा, अगर तुम इसे बनाना चाहते हो, तो यह आसान है। मैं अभी किसी को सामग्री लाने के लिए बुला लूंगी। बात बस इतनी है कि बोवेन ने कहा कि वह चाहता है कि मैं उसे सिखाऊं, और यह मेरे लिए वाकई मुश्किल है। सीनियान ने सिर हिलाया, और थोड़ी देर में कोई औजार लेकर आ गया। सीनियान रसोई में चली गई। पैसा होना बहुत अच्छी बात थी। रसोई तो उसके बैठक कक्ष से भी बड़ी थी। इसमें पश्चिमी और चीनी दोनों प्रकार के व्यंजनों के लिए अलग अलग क्षेत्र थे। यह 1980 का दशक था, लेकिन सीनियान को ऐसा लगा जैसे वह अपने ही युग में लौट आए हो। खाना पकाने के शौकीन व्यक्ति के लिए इस तरह की रसोई वाकई शानदार थी। दादी शियाओ ने जल्दी से लोगों को मदद के लिए बुलाया। उन्हें बहुत शर्म आ रही थी कि गर्भवती सीनियान को उनके पोते को केक बनाना सिखाना पड़ रहा था। शुरू में तो वह बच्चों को अजनबियों के साथ घूमने देने से खुश नहीं थी, लेकिन कुछ समय तक देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि सीनियान और जो युएशिन, इस युवा जोड़े ने बच्चों को वाकई बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। इसीलिए बोवेन हमेशा दोनों भाइयों के आज के कारनामों और कल के कारनामों के बारे में बड़बड़ाते हुए लौटती थी। उसके हर शब्द में ईर्ष्या झलकती थी। जब उसे पहली बार इस बारे में पता चला, तो उसने केवल यही सोचा कि बच्चे को वापस कैसे लाया जाए। लेकिन बेटे की डांट सुनने के बाद उसने इस बात को जाने दिया। वह अपने सबसे बड़े बेटे की त्रासदी को दोहराना नहीं चाहती थी। दादी शियाओ जितना ज्यादा सीनियान को देखती थी, उतना ही वह उन्हें पसंद आने लगी थी। उन्होंने तो यहाँ तक पूछ लिया कि क्या उसकी कोई बहन है जिसे वह अपने बेटे से मिलवा सके। उस समय फोंग हुई ने उसके बेटे को फंसा दिया था, और वह बच्चे को लेकर उनके दरवाजे पर आई थी, उन्हें धमकाने की कोशिश कर रही थी। दादी शियाओ कभी भी उस तरह की महिला को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। भले ही उनके बेटे का अब एक बच्चा था, लेकिन उसकी नौकरी स्थिर थी और परिवार समृद्ध था। अगर कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार होती, तो वे उसे निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन जीने देते। दत्तक पुत्र को अपनाना एक तरह का समझौता ही था। सीनियान मुस्कुराए। घर पर मेरा सिर्फ एक बड़ा भाई और दो छोटे भाई हैं। यह सुनकर दादी शियाओ को थोड़ी निराशा हुई। बच्चे अभी भी इधर उधर बातें कर रहे थे। दूसरे बच्चे ने कहा, शियाओ बोवेन, तुम्हारी ये छोटी सी बोटाई कितनी स्टाइलिश है। ये बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी मेरी बहन अपने बालों में लगाती है। श्याओ बोवेन शर्म से लाल हो गया और हकलाते हुए बोला, बेवकूफ, ये बोटाई नहीं है, ये नेकटाई है। ये बोटाई जैसी बचकानी चीज नहीं है। याओ याओ ने अपने बालों में लगे रिबन को छुआ और बचकानी आवाज में कहा, ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है। जब वे बात कर रहे थे, तभी सीनियान ने उनसे हाथ धोने को कहा। इसी समय जियांग जियू भी वहां पहुंच गई। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वाह टिल्ड कहा। आवाज सुनकर दूसरे बच्चे ने तुरंत अपने हाथों से पानी झाड़ दिया और दौड़कर बाहर आया। श्याओ जियू, इधर आओ। जियांग वेन के द्वारा लाई गई जियांग जियू ने अपनी निगाहें हटाई और झोउ जेहान को देखकर आश्चर्य से बोली, दूसरे भाई, श्याओ बोवेन का घर कितना बड़ा है। यह मेरे घर से भी बड़ा है। सेकंड चाइल्ड ने ये भी कहा, मैंने भी पहली बार इतना बड़ा घर देखा है। मुझे लगता था कि मेरे गृहनगर का घर सबसे बड़ा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्याओ बोवेन का घर मेरे घर से भी बड़ा होगा। इतना कहकर उसने जियांग जियू को रसोई में खींच लिया और बोला, जल्दी करो, हम केक बनाने जा रहे हैं। क्या तुम्हें केक बनाना आता है? शायद तुम्हें नहीं आता होगा, हाँ, लेकिन मुझे तो आता है टिल्ड। बोलते बोलते वह कटोरे में अंडा फोड़ने ही वाला था कि उसने सीनियान को उसे ऐसा करते हुए देखने के लिए चिल्लाकर कहा, माँ, देखो, मैं एक हाथ से अंडा फोड़ सकता हूँ। एक झटके के साथ उसने अंडे को अपने हाथ में मसल दिया। दूसरे बच्चे का चेहरा शर्म से तुरंत लाल हो गया। सीनियान ने बेबसी से कहा, जो कुछ तुम तोड़ते हो, वही खाते हो। खाना बर्बाद नहीं किया जा सकता। उसने उसका मजाक भी नहीं उड़ाया। दूसरे बच्चे ने आसपास के अन्य बच्चों की ओर देखा। उसका बड़ा भाई अंडा फोड़ चुका था और अब उसे एक कटोरे में चॉपस्टिक से तेजी से फेंट रहा था, जिससे अंडा झटपट झागदार मिश्रण में बदल रहा था। श्याओ बोवेन अपने भाई को देखता रहा और उससे सीखता रहा। उसके कार्यों की नकल काफी हद तक विश्वसनीय ढंग से करता रहा। जियांग जियू को देखकर उसने विनम्रतापूर्वक अपनी माँ से पूछा कि अंडे को कैसे फेंटते हैं। उनकी छोटी बहन भी एक छोटी चम्मच पकड़े हुए थी और अपने कटोरे में अंडे को हिलाते हुए उसे थपथपा रही थी। बेशक उसकी माँ ने अंडा तोड़ने में उसकी मदद की थी।
याओ याओ ने काफी देर तक हिलाया लेकिन फिर भी अंडे की जर्दी नहीं टूट पाई। वह धीरे धीरे हौंफ रही थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। अंततः दूसरा बच्चा खुश हो गया। इस मामले में उसकी बहन उससे भी बदतर थी। सीनियान ने बच्चों को क्रीम और केक का बेस बनाना सिखाया और बाकी सब आसान था। बच्चों ने सजाने के लिए एक एक छोटा टुकड़ा काटा। फिर उन्होंने ये देखने के लिए प्रतियोगिता की कि कौन पहले स्थान पर आता है। स्वाभाविक रूप से विजेता नन्हा पाककला विशेषज्ञ झोउ जेडॉन रहा। दूसरा स्थान शियाओ बोवेन को, तीसरा जियांग जियू को और चौथा झोउ जेहान को मिला। याओ याओ का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी, उसके हाथ क्रीम से सने हुए थे और ये बताना असंभव था कि वह क्या बनाने की कोशिश कर रही थी। श्याओ बोवेन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे खुद केक बनाना पड़ेगा। वह बेहद खुश था, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वह गर्व भरी मुद्रा में सीधा खड़ा हो गया। इसके अलावा उन्होंने झोउ जेहान और जियांग जियू से भी तेजी से काम पूरा कर लिया था और यह उनका पहली बार इसे बनाने का अनुभव था। केक बन जाने के बाद उन्हें खाने के लिए रात के खाने के बाद तक इंतजार करना पड़ा, इसलिए बच्चे अपने आप खेलने चले गए। ये सोचकर कि शियाओ बोवेन को उसका खाना पसंद आ सकता है, सी नियान मदद करने के लिए रसोई में ही रुक गई। आखिरकार उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उपहार में क्या दे, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न वह उसके लिए खाना बनाने में मदद करे। उसने बच्चों को अकेले खेलने जाने दिया। शाओ बोवेन उन्हें अपने घर का भ्रमण कराने ले गए। हर बार जब वे किसी पेंटिंग के पास से गुजरते तो वे उसका परिचय देते हुए कहते कि यह उनके दादाजी के संग्रह से है और बहुत कीमती है। बाकी लोग थोड़ा हैरान रह गए। दूसरे बच्चे ने सबसे पहले पूछा, आपके दादाजी? मैंने आपके दादाजी को अभी तक क्यों नहीं देखा? जियाओ बोवेन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुककर कहा, मेरे दादाजी बीमार हैं। वह अपने कमरे में लेटे हुए हैं। तो फिर तुम्हारे दादाजी तो बड़े ही दयनीय हैं, दूसरे बच्चे ने तुरंत सहानुभूति जताते हुए कहा। उसका इससे कोई और मतलब नहीं था, उसे बस सचमुच लगता था कि बीमार होना दयनीय है। स्वाभाविक रूप से जियाओ बोवेन को कोई आपत्ति नहीं थी। जैसे जैसे वे इधर उधर घूमते रहे, दूसरे बच्चे और जियांग जियू की जिज्ञासा बढ़ती गई। श्याओ बोवेन, तुम्हारा घर इतना बड़ा है और इसमें इतने सारे कमरे हैं। यह एक भूल भुलैया जैसा है। क्या तुम कभी यहाँ घूमते घूमते खो नहीं जाते? हाँ, अगर हम यहाँ लुका छिपी खेलें तो हमें कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। इसमें बहुत मजा आएगा, जियांग जियू ने आवाज लगाई। याओ याओ ने भी अपना छोटा सा सिर हिलाया। हाँ, मजा आया। इतना कहकर उसने झोउ जेडॉन का हाथ खींच लिया। भाई, लुका छिपी खेलते हैं। झोउ जेडॉन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये किसी और का घर है। हम यहाँ लुका छिपी नहीं खेल सकते, यह असभ्य व्यवहार है। उसे आश्चर्य हुआ जब शियाओ बोवेन की आंखों में उत्सुकता की चमक आ गई। ऐसा नहीं है कि हम खेल नहीं सकते, चिंता मत करो, यहाँ मुश्किल से ही कोई रहता है। तुम लोग इन कमरों में जितना चाहो दौड़ भाग कर सकते हो। और इस तरह बच्चों का वह समूह दूसरी मंजिल पर लुका छिपी खेलने लगा। याओ याओ बहुत छोटी थी और उसे अपने बड़े भाई के साथ दौड़ना पड़ता था। झोउ जेडॉन की सहनशक्ति बहुत अच्छी नहीं थी और अपनी बहन को, जो पहले से लंबी और मोटी हो गई थी, उठाने से उसकी गति काफी धीमी हो गई थी। उसने चारों ओर नजर घुमाई, एक कमरे का दरवाजा देखा जो पूरी तरह से बंद नहीं था और वह उसकी ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दूसरे बच्चे ने बाहर से आवाज लगाई, अच्छी तरह छिप जाओ, मैं आ रहा हूँ। याओ याओ ने अपना छोटा सा मुंह ढक लिया और आंखें झपकाईं। झोउ जेडॉन को लुका छिपी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसकी बहन खेलना चाहती थी, इसलिए वह मना नहीं कर सका। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे दवाइयों की तेज गंध महसूस हुई। उसने अपना सिर घुमाया और वाकई में बिस्तर पर किसी को लेटा हुआ देखा। वह जितना साहसी था, फिर भी वह चौंक गया। वह जाने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि उस व्यक्ति के चेहरे में ट्यूब लगी हुई है। उसे तुरंत उस दादाजी की याद आ गई जिनका जिक्र शियाओ बोवेन ने किया था। क्या ये वही बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है? एक अस्पष्ट विचार से प्रेरित होकर वह उत्सुकतावश देखने के लिए आगे बढ़ा। बूढ़ा आदमी हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। वह काफी देर से बिस्तर पर लेटा हुआ लग रहा था। जैसे जैसे झोउ जेडॉन उसके करीब आता गया, बदबू और तेज होती गई। ये स्पष्ट था कि उनका जीवन दवाओं के सहारे चल रहा था। उसने मन ही मन सोचा, शायद इसी को वनस्पति अवस्था कहते हैं। झोउ जेहान ने अपनी सांस रोक ली। किसी अज्ञात कारण से उसके सामने मौजूद व्यक्ति ने उसे एक बेहद अस्पष्ट अनुभूति दी। वह इसे शब्दों में ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहा था। उसका दिल जकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। वह अपनी बहन को चुपचाप खींचकर ले जाने ही वाला था कि अचानक उसने उसे झटक दिया। उसने सिर झुकाकर देखा तो पाया कि वह बेडसाइड टेबल पर रखी एक बड़ी ग्रुप फोटो की ओर इशारा करते हुए अपनी मधुर आवाज में फुसफुसा रही थी, भाई, ये बिल्कुल हमारे घर वाली फोटो जैसी है। उनकी माँ उन्हें पहले एक ग्रुप फोटो खींचवाने के लिए ले गई थी और वह फोटो भी इसी तरह फ्रेम करके बिस्तर के पास रखी हुई थी। उन दृश्यों के बारे में सोचते ही झोउ जेडॉन का चेहरा अनायास ही नर्म पड़ गया। वह अपनी बहन को देखकर मुस्कुराने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव थम गए। उसने अचानक तस्वीर को पकड़ लिया, जिससे उसकी हरकत इतनी जोरदार हुई कि एक तेज आवाज हुई। दूसरा बच्चा, जो दरवाजे पर उनकी तलाश कर रहा था,
उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसके बोलने के बाद उसने देखा कि उसका भाई अपनी पीठ के पीछे कुछ छिपा रहा है और उसे गुस्से भरी निगाहों से घूर रहा है, जिससे वह डर गया। तभी उसने बिस्तर पर लेटे हुए बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह तुरंत सदमे से अपना मुंह ढक लिया। ओह नहीं, क्या उसने शियाओ बोवेन के बीमार दादाजी को परेशान कर दिया था? उसी समय किसी ने उन्हें नीचे खाने के लिए बुलाया। बच्चे नीचे गए और भोजन की मेज पर बैठ गए। बाकी बच्चे सामान्य दिख रहे थे, उनमें कुछ भी असामान्य नहीं था। केवल झो जेडोंग ही मौन रहे, वे विचारों में डूबे हुए थे। लेकिन उस समय हर कोई इतना खुश था कि किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। शाओ बोवेन का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लुकाछिपी के खेल को उसने कभी हल्के में लिया था, वह इस समय खेलने में इतना रोमांचक साबित होगा। वह इतनी तेजी से दौड़ा था, फिर भी झो जेहान ने उसे पकड़ लिया। उसने सोचा कि अगर अगली बार फिर से साथ खेलने का मौका मिला, तो वह छिपने के लिए निश्चित रूप से कोई बेहतर जगह ढूंढेगा। सीनिया ने उसके लिए नूडल्स का एक कटोरा बनाया था। यह उसकी खास तरह की साफ शोरबा वाली नूडल्स थी, जिसमें चर्बी डाली गई थी और ऊपर से दिल के आकार का उबला हुआ अंडा रखा था, जो देखने में बेहद स्वादिष्ट लग रही थी। वह तुरंत खड़ा हो गया और बोला, धन्यवाद शिक्षक सी, आपका स्वागत है। सबके खाना खत्म करने के बाद आखिरकार केक का समय आ गया। मोमबत्तियां जलाने और अपनी इच्छा मांगने के तुरंत बाद उसने सुना, जन्मदिन मुबारक हो शियाओ बोवेन। बच्चों की मुस्कुराती हुई आवाजें गूंज उठी, जिससे जियाओ बोवेन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपनी जगह पर जम सा गया। उसकी आंखें पल भर में लाल हो गईं। इससे पहले कभी उसके दोस्तों ने उसका जन्मदिन नहीं मनाया था। ये बहुत अच्छा था, दोस्तों का होना सचमुच अद्भुत था। शाओ बोवेन, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा है। शाओ बोवेन, यह मेरी ओर से है। मेरा और मुझे। याओ याओ ने एक दूध की मिठाई उठाई और उसे दे दी। शाओ बोवेन, जो पहले से ही अपना आपा खोने की कगार पर था, अचानक उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने आंसू रोकने के लिए जोर से पलकें झपकाईं। दादी, मेरे मेरे उपहार। उसने उपहारों को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ रखे। ठीक है, ठीक है, हमारे बोवेन के पास भी प्रतिभाएं हैं। क्या आप खुश नहीं हैं? शाओ बोवेन ने भारी मन से सिर हिलाया। बच्चों ने खुशी खुशी उनके लिए जन्मदिन का गीत फिर से गाया। शाओ बोवेन ने उपहारों को सावधानीपूर्वक एक तरफ रख दिया और फिर उनके लिए केक काटा। सबने तब तक खाया जब तक उनके चेहरे खाने से लथपथ नहीं हो गए। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इस क्रीम की खुशबू तो कमाल की है, माँ। दूसरा बच्चा बड़े बड़े निवालों में क्रीम खा रहा था, जिसे देखकर सी नियान को घिन आने लगी। हालांकि ये स्पष्ट था कि यह क्रीम सस्ती नहीं थी। उसने थोड़ा सा चखा, ये बहुत सुगंधित और मीठी थी। दूसरे बच्चे को यह सोचकर बुरा नहीं लग रहा था कि यह उसके द्वारा पहले खाई गई किसी भी चीज से बेहतर थी। हालांकि ये देखने में बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन यही इसकी सामग्रियां थी, और चाहे ये कितना भी बदसूरत दिखे, इसका स्वाद वही रहेगा। इसके अलावा अपने हाथों से बनाया हुआ केक खाने से बच्चों को उपलब्धि का एक बड़ा एहसास हुआ। शाओ बोवेन ने सी नियान को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। पहले उसे लगता था कि केक बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होता, बस ठंडा होता है, लेकिन आंटी सी ने जो केक बनाना सिखाया, वो बिल्कुल अलग था। उसने उसे खूब खाया था। उसे अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे से सच में ईर्ष्या हो रही थी कि उन्हें इतनी अच्छी माँ मिली है। लेकिन उसकी अपनी माँ कहाँ थी? वह उससे मिलने बहुत दिनों से नहीं आई थी। उसने मन ही मन कहा, शिक्षिका सी, अगर आप मेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। इससे पहले कि सी नियान कुछ बोल पाती, दूसरे बच्चे ने तुरंत अपने मुंह में रखा केक निगल लिया। सी नियान का हाथ पकड़ा और शियाओ बोवेन को घूरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। ये मेरी माँ है, तुम इन्हें हमसे नहीं छीन सकते। सी 450। इससे पहले कि सी नियान कुछ बोल पाती, दूसरे बच्चे ने मुंह में रखा केक झट से निगल लिया। सी नियान का हाथ पकड़ा, शियाओ बोवेन को घूरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर शियाओ बोवेन को थोड़ा अफसोस हुआ। उसने आह भरी और फिर बड़ी अनिच्छा से कहा, ठीक है, तो फिर तुम दोनों को आगे से शिक्षक सी के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। उसके चेहरे के छोटे से भाव ने लोगों को असमंजस में डाल दिया कि वे हंसे या रोएं। तभी दूसरे बच्चे ने उसका हाथ छोड़ा। उसने अपनी गर्दन सीधी की और फुफकारते हुए कहा, बेशक। उसके छोटे से चेहरे पर पूर्ण विश्वास का भाव था। उसने बच्चे के सिर को सहलाया और उसके होठों के कोने अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। अंत में बच्चों ने पूरा केक चट कर दिया। आमतौर पर इस तरह की चीज थोड़ी ज्यादा मीठी और गाढ़ी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से दूसरे बच्चे ने इसे बड़े बड़े निवालों में खाया, उससे ये बेहद स्वादिष्ट लग रहा था। सभी लोग पहले से ही पेट भरे हुए थे, लेकिन उसे इतने चाव से खाते हुए देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए और उसके साथ खाने लगे। परिणाम स्वरूप प्लेटों पर लगी मलाई भी पूरी तरह से साफ हो गई। सीनिया ने मन ही मन सोचा कि अगर वह भविष्य में इस बच्चे को किसी बुफे में ले जाए, तो उन्हें निश्चित रूप से अपने पैसे का पूरा फायदा मिलेगा। इस बारे में सोचते हुए उसे वास्तव में इसका इंतजार होने लगा। बाकी बच्चों ने इतना खा लिया था कि उनके पेट पूरी तरह से गोल हो गए थे। दूसरे बच्चे को अभी भी अपने मुंह में नाश्ता ठूंसते देख वे केवल ईर्ष्या से उसे देख सकते थे। अरे बाप रे, ये बच्चा तो बहुत खा रहा है।
कहीं तुम्हारा पेट फट न जाए, दादी शियाओ ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा। दूसरे बच्चे ने मुट्ठी भर छोटी कुकीज अपने मुंह में डाली और कहा, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट सिर्फ 70% भरा है। माँ ने कहा है कि मैं 80% पेट भरने तक खा सकता हूँ। दादी शाओ, ये सुनकर सी नियान को थोड़ी हंसी आई। दूसरे बच्चे की भूख वाकई बाकी बच्चों से दोगुनी थी, क्योंकि वह तेजी से बढ़ रहा था, हर दिन इधर उधर दौड़ता था और खूब व्यायाम करता था, इसलिए उसका भोजन सेवन बहुत अधिक था। वह खुद तो इसकी आदी थी, लेकिन बाहरी लोगों को इसे स्वीकार करना शायद थोड़ा मुश्किल लगता था। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने कहा, ठीक है शियाओ हान, थोड़ा कम खाओ। अगर तुम ज्यादा खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा। पहले जब उसके पेट में दर्द हुआ था, उस घटना को याद करके दूसरा बच्चा डर गया और उसने तुरंत उस हाथ को पीछे खींच लिया जो और स्नैक्स लेने के लिए बढ़ रहा था। उपहार देने और केक खाने के बाद दूसरा बच्चा वास्तव में प्लेटें साफ करने में मदद करने लगा। शाओ बोवेन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। शाओ झो जेहान, तुम क्या कर रहे हो? टेबल साफ करने में मदद करो। क्या तुम घर के कामों में मदद नहीं करते? शाओ बोवेन थोड़ा अचंभित था। जी, मैं घर पर कभी भी चीजें साफ नहीं करता। दादी कहती हैं कि मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं प्लेटें साफ नहीं करता तो मेरी माँ को एक और काम करना पड़ेगा और यह उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। प्लेटें साफ करना मुक्केबाजी के अभ्यास जितना थकाने वाला भी नहीं है, इसलिए मुझे ही करना ही पड़ेगा। दूसरा बच्चा अपना सिर भी नहीं उठाया और प्लेटें खड़खड़ाते हुए रसोई में ले गया और फिर मेज पहुंचने के लिए वापस बाहर भागा। वह घर पर ये सब चीजें इतनी बार करता था कि दूसरे बच्चे के लिए यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन गई थी। ये देखकर कि केक खत्म होने के बाद कोई भी मेज साफ नहीं कर रहा था, उसने तुरंत खुद ही यह काम करने का जिम्मा उठा लिया। ये सुनकर जियाओ बोवेन को लगा कि यह बात बिल्कुल सही है। पहले उसकी माँ उसे कभी इस तरह की चीजें नहीं करने देती थी, न ही उसे रसोई में जाने देती थी। अपनी दादी के घर आने के बाद वहाँ कई आयाएं थी, इसलिए उन्होंने उसे यह काम और भी कम करने दिया। वह हर दिन किताबें पढ़ता था, अपना होमवर्क करता था और अकेले खेलता था। उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, लेकिन मेरे घर में तो आयाएं हैं। दूसरे बच्चे को अचानक एहसास हुआ, अरे हाँ, आपके घर में आयाएं हैं। मैं आपके लिए चीजें क्यों साफ कर रहा हूँ? फिर उसे दादी लियू की याद आई, जिन्हें उसके पिता ने पहले उनके लिए ढूंढा था। वह कंजूस थी और उनका खाना बनाना बहुत खराब था। फिर भी जियाओ बोवेन के परिवार में ऐसे कई लोग थे। उसने तुरंत ही शियाओ बोवेन की ओर अत्यंत दयनीय दृष्टि डाली। सी नियान, मदद कीजिए, इस बच्चे ने अपनी लगन किसी और के घर में कैसे दिखाई? देर हो रही थी, इसलिए सी नियान बच्चों को घर ले जाने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। दादी शियाओ ने उन्हें वापस गाड़ी से ले जाने की पेशकश की, लेकिन सी नियान ने मना कर दिया, क्योंकि वह बच्चों को सैर पर ले जाना चाहती थी। जियांग वेनकिंग ने अपने बच्चे को वहां छोड़ा और जल्दी से यह कहते हुए चली गई कि वह जियांग जियू को सी नियान के घर खेलने के लिए छोड़ रही है, इसलिए सी नियान उसे भी अपने साथ ले गई। शाओ परिवार के घर से निकलने के बाद सी नियान ने अंत में दूसरे बच्चे से कहा, शाओ हान, भविष्य में जब तुम किसी के घर पर हो तो उनकी चीजों को मत छूना, समझे? दूसरी बच्ची ने घबराते हुए माँ की ओर देखा। माँ, क्या मैंने कुछ गलत किया? जियांग जियू ने कहा, मुझे पता है, चाची को जरूर डर है कि दूसरा भाई चुपके से रसोई में घुसकर कुछ खा जाएगा। जब भी दूसरे भाई को खाने की लालसा होती, वह चुपके से रसोई में घुसकर कुछ खाने की तलाश करता था। वह उसे पहले भी देखने के लिए साथ ले गया था। झो जेहान, सी नियान को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। नहीं, माँ को चिंता है कि कहीं तुम गलती से उनकी प्लेटें न तोड़ दो, जो ठीक नहीं होगा। हालांकि मदद करने की इच्छा अच्छी बात है, लेकिन जब हम किसी अजनबी के घर पर होते हैं तो हमें थोड़ी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, समझी? दूसरे बच्चे ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी स्वर में कहा, माँ, मैं समझ गया। सी नियान ने अपना सिर थपथपाते हुए झो सेडोंग से कहा, शाओ डोंग, मुझे तुम्हारी बहन का हाथ पकड़ने दो। हम थोड़ी देर में बस से वापस आ जाएंगे। बोलने के बाद उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह उलझन में अपना सिर घुमाकर देखने लगी तो पाया कि झो जेडोंग यंत्रवत रूप से उसके पीछे पीछे चल रहा था, मानो उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया ही न दे रहा हो। तब सी नियान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। झो जेडोंग आमतौर पर घर पर ज्यादा बात नहीं करता था। आज शियाओ बोवेन के घर पर वह पहले तो सबके साथ केक बनाने में बहुत सक्रिय था और सब कुछ ठीक लग रहा था। बाद में खाना और केक खाते समय उसने बिल्कुल भी बात नहीं की। सी नियान ने सोचा कि वह जन्मदिन का गीत गाने में शर्मा रहा है और इसी वजह से वह चुप रहा था। अब उसे खोया खोया देखकर वह थोड़ी चिंतित हो गई। श्याओ डोन, क्या हुआ? भाई भाई, माँ तुम्हें बुला रही हैं। दूसरा बच्चा भी जोर से चिल्लाया। झो जेडोंग अचानक होश में आया और चौंक कर वहीं रुक गया। उसने अपनी उलझन में डूबी माँ और भाई की ओर देखा। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी। फिर उसने कहा, माँ, क्या बात है? सी नियान ने भौहें चढ़ाई और सहज ही उसका माथा छू लिया, फिर अपना माथा भी छुआ। ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वह उलझन में उसे देखने लगी। श्याओ डोन, क्या बात है? क्या तुम्हें कहीं कुछ अस्वस्थता महसूस हो रही है? झो जेडोंग थोड़ी देर रुका, फिर उसने अपना सिर हिलाया। माँ, मैं ठीक हूँ।
भाई, क्या तुम अभी कहीं खोए हुए थे? माँ ने तुम्हें कई बार फोन किया लेकिन तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरे बच्चे ने उत्सुकता से पूछा। भाई याओ याओ को नजरअंदाज कर रहा है। मुझे भाई नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। याओ याओ ने सी नियान का हाथ पकड़ने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। वह अभी अभी अपने भाई से बात कर रही थी, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने भाई की ओर दुखी भाव से देखा। झो जेडोंग ने माफी मांगते हुए कहा, माफ करना याओ याओ, भाई का ऐसा करने का इरादा नहीं था। श्याओ डोंग, क्या सच में कुछ भी गलत नहीं है? झो जेडोंग ने सिर हिलाया। माँ, मैं ठीक हूँ। सीनियान को सहज ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिलहाल वह इसका सटीक कारण नहीं बता पा रही थी। ये देखकर कि वह बोलने को तैयार नहीं था, उसने उस पर दबाव नहीं डाला। दोनों बच्चों का धंधा जारी रहा, लेकिन पहले हुई घटना के बाद, भले ही शिक्षक ने स्कूल में इसकी अनुमति दे दी हो, झो जेडोंग ने स्कूल में ऐसा न करने पर जोर दिया। वह स्कूल के बाहर से दूसरों के लिए चीजें लाने में मदद करने के बहाने भी व्यापार करता था। इतना ही नहीं, जब अध्ययन सामग्री और अन्य विभिन्न शुल्कों का भुगतान करने का समय आया, तो शिक्षक ने साफ कह दिया कि उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, ये कहते हुए कि किसी ने पहले ही उनके लिए भुगतान कर दिया था। दूसरा बच्चा बहुत उलझन में था। जब उसके पापा उसे लेने आए, तो वह पैसेंजर सीट पर चढ़ गया, सीट बेल्ट लगाए और झो युएशन से पूछा, पापा, आज टीचर ने कहा था कि हमें स्टडी मटेरियल की फीस देनी होगी, लेकिन फिर कहा कि हमें फीस नहीं देनी है। क्या आपने और मम्मी ने मेरे और मेरे भाई के लिए पहले ही फीस दे दी है? झो युएशन एक पल के लिए रुक गई, फिर धीमी आवाज में बोली, अभी नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी माँ ने भुगतान किया हो? वापस आकर उनसे पूछ लेते हैं। क्योंकि वह ज्यादातर व्यस्त रहता था, इसलिए बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सी नियान पर थी, और इसी वजह से वह इन मामलों को काफी हद तक संभालती थी। झो युएशन को इस मामले के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इसके बाद अपनी बात खत्म करते ही उन्होंने देखा कि उनका बड़ा बेटा गाड़ी में नहीं बैठा है। उन्होंने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, श्याओदोंग, क्या हुआ? पापा, मैं पुस्तकालय जा रहा हूँ। आप लोग पहले वापस आ जाए। झो जेडोंग ने अपनी छोटी बहन के लिए कार का दरवाजा बंद करते हुए कहा। झो युएशन एक पल के लिए रुकी, फिर सिर हिलाया। क्या तुम चाहती हो कि पापा तुम्हें बाद में लेने आए? उसने सिर हिलाया। मैं खुद वापस जा सकता हूँ। झो युएशन ने सिर हिलाया और उसे कुछ पैसे दिए। जो भी किताबें तुम चाहो खरीद लो और उन्हें घर पर पढ़ो। ज्यादा देर तक बाहर मत रहना। झो जेडोंग ने सहमति की आवाज निकाली। दूसरे बच्चे की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं जब उसने देखा कि उसका भाई बिना किसी भाव के बिल स्वीकार कर रहा है। उसने तुरंत अपनी सीट बेल्ट पकड़ी और कहा, पापा, मुझे भी अचानक किताबें पढ़ने का मन कर रहा है। झो युएशन ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, ठीक से बैठो। दूसरे बच्चे ने तुरंत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मन ही मन वह अपने भाई की आलोचना किए बिना नहीं रह सका। पाखंडी, जब माँ ने उसे पैसे दिए, तो उसने कभी नहीं लिए, लेकिन जब पिताजी ने उसे पैसे दिए, तो उसने तुरंत स्वीकार कर लिए। उसका भाई बहुत ही चालाक था। कार को जाते हुए देखकर झो जेडोंग मुड़ा और स्कूल के गेट की ओर चल पड़ा। वह जानबूझकर एक विशेष स्थान पर खड़ा हो गया। दादी शियाओ कार से बाहर निकली और उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और वह मुस्कुराते हुए पास आई। अरे, ये तो शियाओदोंग है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी करो और गाड़ी में बैठो, दादी तुम्हें घर ले जाएंगी। झो जेडोंग का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया, और उसकी आवाज में शत्रुता का भाव आ गया। अब तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। दादी शियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। कब क्या? पहले झो जेडोन को समझ नहीं आया था कि शियाओ बोवेन की दादी उनके प्रति इतनी उत्साहित क्यों थी। उस समय उन्होंने बस यही मान लिया था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने शियाओ बोवेन की मदद की थी। इसलिए जब भी वह उन्हें देखती, उनसे गर्मजोशी से बात करती और उसके छोटे भाई और बहन के लिए नाश्ता खरीदने की पेशकश करती, तो वह कुछ नहीं कहता था। बाद में स्कूल में उनके द्वारा सामान बेचने की घटना की सूचना कैंटीन के मालिक ने दे दी, जिसने उन्हें अपना धंधा जारी रखने से रोकने की कोशिश की। उस दुकान के मालिक को उनसे इतनी नफरत थी और वह इस तरह का इंसान था कि एक एक डॉलर भी छीन लेता था। उसके लिए अचानक अपना रवैया बदलना और यह कहना असंभव था कि वे शांति से मिलजुल कर रह सकते हैं। बचपन से ही उनका बहुत से लोगों से सामना हुआ था। वे किसी को देखते ही पहचान लेते थे कि वह किस तरह का इंसान है। उन्हें शीशे की तरह साफ पता चल जाता था कि मालिक उन्हें अपना कारोबार चलाने देगा या नहीं। मन में संदेह लिए हुए उसने जानबूझकर कुछ बार उस दुकान का दौरा किया, लेकिन हर बार उसे पता चला कि मूल मालिक जा चुका था। इससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि स्कूल मालिक को सिर्फ इसलिए बाहर निकाल देगा ताकि दोनों भाई अपना व्यवसाय चला सकें, और मालिक के लिए सिर्फ उनके कारण अपना कारोबार छोड़ देना तो और भी असंभव था। न केवल मालिक को बदल दिया गया था, बल्कि शिक्षकों ने उन्हें यह भी कह दिया था कि वे जो चाहे कर सकते हैं, जो कि पहले से ही बहुत अजीब बात थी। आज उन्हें जानबूझकर रोक लिया गया और बताया गया कि उन्हें सामग्री शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने वह तस्वीर नहीं देखी होती, तो झो जेडोंग ने शायद इस बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचा होता।
लेकिन अब उसे तुरंत समझ आ गया कि असल में क्या हो रहा था। जो जेडोंग ने भावहीनता से कहा, मैंने वह तस्वीर देखी। मैंने उसे पहले भी देखा है। जब वह हमारे घर आया था तो मेरी माँ हमारे साथ अच्छा व्यवहार करती थी। मेरी माँ कहती है कि वह मेरे पिता हैं, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता। दादी शियाओ की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। तुम अपने दादाजी के कमरे में गए थे? झो जेडोंग ने तुरंत जवाब दिया, वह मेरे दादाजी नहीं हैं। मेरे कोई दादाजी नहीं हैं। उनके पिता का नाम झो युएशिन और माता का नाम सी नियान है। उसके और कोई रिश्तेदार नहीं है। दादी शियाओ का चेहरा पीला पड़ गया। शियाओ शियाओ डोंग, दादी की बात सुनो। मैं समझा सकती हूँ। झो जेडोंग एक कदम पीछे हटकर ठंडे लहजे में बोला, स्पष्टीकरण देने जैसा कुछ नहीं है, और मैं सुनना भी नहीं चाहता। अभी मैं सिर्फ अपने माता पिता के साथ रहना चाहता हूँ। मैं किसी और को महत्व नहीं देना चाहता। मैं आज आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मुझे और मेरे छोटे भाई बहन को निशाना न बनाएं। हम अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ेंगे, और मेरे भाई के मामलों में अब और दखल न दें। हमें आपकी मदद या दया की जरूरत नहीं है। ये सुनकर दादी शियाओ का दिल कांप उठा। क्या उसे सच में पता चल गया था कि वह पर्दे के पीछे से उनकी मदद कर रही थी? ये बच्चा बहुत ही चौकस और तेज था। अगर वह शियाओ परिवार में लौट आया तो उसके विचार के स्थिर होने से पहले ही उसकी नजर जो जेडोंग की दृढ़ और ठंडी आंखों से मिली। वह तीखी निगाह, जो झुकने के बजाय टूट जाने को प्राथमिकता देती थी, उसे डरा देती थी। ये बिल्कुल वैसा ही भाव था जैसा उसके सबसे बड़े बेटे के चेहरे पर तब था जब वह इतने साल पहले उस महिला के पास जाने की इच्छा रखता था। और उस एक घटना की वजह से उसने हमेशा के लिए अपने बेटे और अपने पति को खो दिया था। ये बच्चा सचमुच अपने पिता जैसा ही था। दादी शियाओ की आंखें लाल हो गईं और उनका गला भर आया। बच्चे, उस समय हमने ही तुम्हें निराश किया था। झो जेडोन को जरा भी परवाह नहीं थी। अपने सामने आंसू बहाते हुए व्यक्ति को देखकर भी उसका रवैया बेहद ठंडा बना रहा। वह अपने छोटे भाई और बहन के साथ बहुत खुश था। उसे अपना वर्तमान जीवन और अपने माता पिता से बहुत प्यार था। वह नहीं चाहता था कि कोई आकर उनके परिवार को तबाह कर दे। वह जानता था कि शियाओ बोवेन का परिवार बहुत अमीर था, एक बड़े घर में रहता था, और उसकी दादी बहुत शक्तिशाली थी, जो एक ही शब्द से किसी को स्कूल से निष्कासित करवा सकती थी। इसलिए वह डरा हुआ था, इस बात से डरा हुआ था कि यह व्यक्ति उसके छोटे भाई बहनों को उससे छीन लेगा और उन्हें अलग होने के लिए मजबूर करेगा। झो जेडोंग ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने आज दादी शियाओ का विशेष रूप से इंतजार किया था। चाहे वह कुछ भी करना चाहती हो, उसे उन्हें यह विचार पूरी तरह से छोड़ने के लिए कहना ही था। उसे उन्हें निशाना नहीं बनाना चाहिए। उसने शियाओ बोवेन को देखा था। शियाओ बोवेन के वापस आने के बाद से उसने अपनी मां को कभी नहीं देखा था। अपना लेख पूरा करने के बाद झो जेडोंग ने दादी फोन की अनदेखी करते हुए अपने स्कूल बैग को पीठ पर लटकाए हुए मुड़कर वहां से चला गया। अब जब उसे इस बारे में पता चल गया था तो वह शियाओ परिवार से कभी कोई संपर्क नहीं रखेगा। वह राजधानी छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति के कारण वह कुछ नहीं कर सकता था। वह अपने माता पिता को भी नहीं बता सका। उसे डर था कि अगर उन्हें पता चल गया कि उनका असली पिता शियाओ परिवार से है तो वे उन्हें घर से निकाल देंगे। इस संभावना के बारे में सोचते ही झो जेडोन पागल हो गया। वह कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। वह अपने परिवार के साथ हमेशा रहना चाहता था। दादी शियाओ का चेहरा निराशा से भरा हुआ था। झो जेडोन की दृढ़ पीठ को देखकर उनके दिल में छिपी आशा की किरण पूरी तरह से गायब हो गई। वह दुख से भरी हुई पीछे मुड़ी, तभी अचानक उसकी नजर अपने पोते की निराश निगाहों से मिली। दादी शियाओ एकदम जम गईं, और पल भर में उनके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब कुछ नन्हे बोवेन द्वारा रचा गया हो? अप्रत्यक्ष रूप से उसे यह बताना कि दोनों भाइयों को तंग किया जा रहा था, जिससे वह हस्तक्षेप करने और मदद करने के लिए प्रेरित हुई। फिर अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर बच्चों को घर पर आमंत्रित किया ताकि झो जेडोंग अपने दादाजी को जान सके। वह ग्रुप फोटो सिर्फ उनके दादाजी के कमरे में ही रखी हुई थी। झो जेडोंग ही वह व्यक्ति था जिसे अपने जैविक पिता के चेहरे की बनावट के बारे में सबसे अधिक जानकारी होने की संभावना थी। अगर कोई अचानक पर्दे के पीछे से उसकी मदद करता तो अपने स्वभाव के कारण वह निश्चित रूप से संदेह में पड़ जाता। अगर यह बात सचमुच में सच थी तो ये बच्चा बहुत ही भयानक था। नहीं, 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 नन्हे बोवेन को उन दोनों बच्चों के पिछले जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके बेटे ने उसे ऐसी बात बताई ही नहीं होगी, है ना? ये सोचकर दादी शियाओ ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वह चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। उनके पोते ने अभी अभी अपना 9वां जन्मदिन मनाया था, भला वह इतनी जटिल बातों को कैसे समझ सकता था? आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।